हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप तो अच्छा होता है चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज के वीडियो में आप लोगों को इंडेक्स 12 का रिवीजन कराऊंगा। इंडेक्स 12 का नाम है इनकम टैक्सेस। अगर मैं इंडेक्स 12 के कोर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इंडेक्स 12 का कोर ऑब्जेक्टिव ये है, आप ना जो टैक्स का एक्सपेंडिचर वो रिकॉर्ड करेंगे एज पर द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, एज पर द आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। इंडेक्स 12 जो है वो बैलेंस शीट अप्रोच की बात करता है, लेकिन मैं रिवीजन वीडियो के अंदर भी आप लोगों को पहले क्या कराऊंगा, पहले पीएनएल अप्रोच के हिसाब से इंडेक्स 12 को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दोस्त, हमें ना 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगी अगर मैं पहले पीएनएल अप्रोच को कराता हूं और फिर बैलेंस शीट अप्रोच को कराता हूं। लेकिन आपको ना इंडेक्स 12 में अच्छे से क्लैरिटी आएगी और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इंडेक्स 12 इनकम टैक्सेस। देखिए, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं किसके अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं सर? हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं इंडेक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है किसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है सर? हमें टैक्स पे करना पड़ता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। सर ये बैलेंस शीट अप्रोच क्या होती है, पीएनएल अप्रोच क्या होती है, करेंगे दोस्त चर्चा ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि हम 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लगाने वाले हैं सो दैट आपको अच्छे से क्लैरिटी आई इंडेक्स 12 के अंदर, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप हो। हम लोग जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो किसके अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं? इंडेक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें जो टैक्स पे करना पड़ता है किसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है? जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। जो इंडेक्स है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि आपने क्या करना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि आप चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेंटेन कर सकते हो, आप चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट को कैश बेस के हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। हाइब्रिड सिस्टम अलाउड नहीं है। लेकिन अगर एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी है ना तो उसमें भी क्या होता है, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपको तभी अलाउ होंगे जब आप उसे क्या करेंगे, एक्चुअल पे कर देंगे। जब आप उसे क्या करेंगे, एक्चुअल पे कर देंगे। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां पे कुछ एक्सपेंडिचर का अमाउंट अलग आए और एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां पे एक्सपेंडिचर का अमाउंट अलग आए, जैसे आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। ठीक, अब हमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन करनी है एज पर द इंडेस, लेकिन हमें जो टैक्स पे करना है वो पे करना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इंडेस 12 ये कहता है कि आप क्या करेंगे, जो टैक्स का खर्चा है उसे भी आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। आइए एक प्यारे से एग्जांपल के साथ बातचीत स्टार्ट करते हैं। मान के चलता हूं मैं, मेरी जो अकाउंटिंग इनकम है सर, ये अकाउंटिंग इनकम क्या होती है? एज पर द आपका इंडियन गैप जो मैं इनकम कैलकुलेट करूंगा उसे मैं अकाउंटिंग इनकम बोलूंगा। मैं कह सकता हूं कि एज पर द इंडेस जो मेरी इनकम आएगी उसे मैं क्या बोलूंगा, अकाउंटिंग इनकम बोलूंगा। ठीक, अकाउंटिंग इनकम मान लो मेरी 1 लाख। अगर मेरी अकाउंटिंग इनकम 1 लाख है तो मेरे को जो टैक्स पे करना है क्या वो 1 लाख के हिसाब से पे करना है, या एज पर इनकम टैक्स एक्ट मेरे को अकाउंट मतलब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी? सर आपको ना टैक्स पे करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करने के लिए टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी एज पर द प्रोविजन ऑफ द आपका इनकम टैक्स एक्ट। ठीक, ये मान लो मेरा आपका पीएनएल की स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग इनकम वो इनकम होती है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं एज पर द आपका इंडेस, एज पर द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, मेरी अकाउंटिंग इनकम कितनी से, जिसे हम प्यार से पीबीटी बोल देते हैं सर, 1 लाख से। अब मैं इनकम टैक्स एक्ट में पहुंचा। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मैं यहां पे आया हूं। थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं। मैंने इनकम टैक्स वालों को जो कैलकुलेशन थी वो दिखाई। अब उस कैलकुलेशन में कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर ऐसे थे जो इनकम टैक्स वाले कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हम भी इसे इनकम मान रहे हैं, हम भी इसे एक्सपेंडिचर मान रहे हैं। ठीक, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। मैं यहां बात करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट की, मैं यहां बात करूंगा इनकम टैक्स एक्ट की। ठीक, मैं कहता हूं इनकम, मान लो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर रहे हैं और इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो हमें वैसे भी एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी फॉलो करना है। मैं कहता हूं इनकम, इनकम टैक्स वाले कहते हैं इनकम। मैं कहता हूं एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले कहते हैं एक्सपेंडिचर। मैं कहता हूं ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर ये करंट ईयर की है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं बिल्कुल ठीक है, ये इनकम और एक्सपेंडिचर आपकी करंट ईयर की। इसका मतलब क्या है कि एज पर इंडेस या बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट कोई भी विचारों में डिफरेंस नहीं है और टाइम में डिफरेंस नहीं, क्योंकि मैं कहता हूं इनकम, वो कहते हैं इनकम। मैं कहता हूं एक्सपेंडिचर, वो कहते हैं एक्सपेंडिचर। मैं कहता हूं इनकम एक्सपेंडिचर करंट ईयर का, वो कहते हैं हाँ इनकम एक्सपेंडिचर करंट ईयर का। तो उस केस में हमें कोई भी अलग से टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि मेरी अकाउंटिंग इनकम टैक्स इनकम यहां पे सेम आ जाएगी। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम वहां पे आती है, मैं कहता हूं एक्सपेंडिचर या इनकम। इनकम टैक्स वाले कहते हैं यस इनकम और एक्सपेंडिचर। मैं कहता हूं ये एक्सपेंडिचर इनकम करंट ईयर की, वो कहते हैं ना ये इनकम या एक्सपेंडिचर अगले ईयर की या नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर की, मतलब इन फ्यूचर में ही आप इनकम बनेगी आपकी या एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हैं। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, मैं कहता हूं एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले कहते हैं एक्सपेंडिचर।
मैं कहता हूं एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर एज पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट, इनकम टैक्स वाले कहते नहीं, हम इस एक्सपेंडिचर को अलाउ करेंगे जब आप इसे क्या करेंगे, रियल में पे कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि मेरे और इनकम टैक्स वालों के विचार बिल्कुल सेम है, लेकिन टाइम का गैप है। कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर हमारे विचार अलग होते हैं, नहीं, विचार बिल्कुल सेम है। मैं कहता हूं एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले कहते हैं एक्सपेंडिचर। मैं कहता हूं एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर, इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं, जब आप इस अमाउंट को एक्चुअल में पे कर देंगे तब हम इसे क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि देर इज विचार सेम लेकिन टाइम गैप है। अगर टाइम गैप, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम प्यार से बोलेंगे टेम्परेरी डिफरेंस। और टेम्परेरी डिफरेंस के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, मैं कहता हूं एक्सपेंडिचर, इनकम वाले कहते हैं ना कोई एक्सपेंडिचर नहीं। मैं कहता हूं इनकम, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कोई इनकम नहीं है। मैं कहता हूं कोई एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं ये एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब क्या है कि मेरे और इनकम टैक्स वालों के विचार अलग है। अगर विचार अलग है तो उसे हम बोलेंगे परमानेंट डिफरेंस। उसके ऊपर हम लोग डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट नहीं करते, क्रिएट नहीं करते। अब समराइज वे में क्या निकल के आया है, हमें जो टैक्स पे करना है वो अल्टीमेट इनकम टैक्स एक्ट अकॉर्डिंग पे करना है। लेकिन हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट में टैक्स का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे एज पर द कॉन्सेप्ट, एज पर इंड AS 12। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। एनी इनकम और एक्सपेंडिचर जो हम मान के चल रहे हैं, इनकम टैक्स वाले मान के चल रहे हैं, उसमें कोई भी टाइम का गैप नहीं, तो उसके ऊपर हमें अलग से कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, कोई डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं करना। ठीक, मैं कहता हूं इनकम एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर, इनकम टैक्स वाले कहते नहीं, ये करंट ईयर के लिए नहीं है, ये अदर देन करंट ईयर है। तो इसमें हमारे और इनकम टैक्स वालों क्या है, विचार सेम है लेकिन टाइम का गैप, इसे हम बोलेंगे टेम्परेरी डिफरेंस। इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूं इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कोई इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, मैं कहता हूं कोई इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लो मैंने साइंटिफिक रिसर्च पे एक्सपेंडिचर इनकम किया 100 रुपीज का, इनकम टैक्स वाले कहते हैं हम इसको 150 अलाउ करेंगे। 50 का जो डिफरेंस है इनकम टैक्स वाले ने अलाउ कर दिया, लेकिन मैं उसे कभी क्लेम नहीं कर पाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, परमानेंट डिफरेंस। अगर इनकम एक्सपेंडिचर सिमिलर है, टाइम भी सिमिलर है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। अगर इनकम एक्सपेंडिचर में सिमिलर है बट टाइम का गैप है, तो टेम्परेरी डिफरेंस डेफर्ड टैक्स बनेगा। इनकम और एक्सपेंडिचर आपके विचारों के डिफरेंस है, विचारों का डिफरेंस है, तो उसको हम परमानेंट डिफरेंस बोलते हैं, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स नहीं बनेगा। अब डेफर्ड टैक्स कैसे बनेगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे मान लो मेरी अकाउंटिंग इनकम कितनी है, 1 लाख है। अब मैं इनकम टैक्स वालों के पास पहुंचा, उन्होंने क्या किया, इनकम चेक की, अच्छा ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये आपका अदर इनकम है, वो भी कह रहे हैं हाँ ये सेम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर, हाँ ये सारे एक्सपेंडिचर सेम है। ये 20,000 का कौन सा एक्सपेंडिचर है, हमने कहा जी ये हमने स्टाफ को बोनस दिया है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं अच्छा पे कर दिया, हमने कहा नहीं जी एक्रू हुआ एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स वाले कहते हैं जब आप इस बोनस को रियल में पे कर देंगे तब हम आपको क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। मैं कहता हूं बोनस एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले कहते हैं यस बोनस एक्सपेंडिचर। मैं कहता हूं बोनस एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर क्योंकि एक्रूअल हो गया। इनकम टैक्स वाले कहते हैं ना मुन्ना ना, ये एक्सपेंडिचर तब जब आप इसे क्या करेंगे, रियल में पे कर देंगे। हमने कहा साहब फ्यूचर में पे करेंगे, तो कहता है फ्यूचर में इस खर्चे को आप क्लेम कर लेना। इसका मतलब क्या है, इनकम टैक्स वाले को मेरे विचार क्या है सर, सिमिलर विचार है लेकिन टाइम का गैप है, क्या बन जाएगा, टेम्परेरी डिफरेंस बन गया। इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स वाले ने क्या किया, इसे उठा के डिसअलाउ कर दिया, तो अमाउंट कितना आ गया 120। ये मेरी आ गई टैक्सेबल इनकम, ये क्या आ गई टैक्सेबल इनकम। अब मान लो जो टैक्स का रेट है वो कितना है आपका 30% है। टैक्स का रेट कितना है 30% है, तो मेरे को यहां पे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा सर, 36,000 का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो 36,000 का मैं टैक्स पे करूंगा ये मेरे को एज पर इनकम टैक्स एक्ट पे करना है, मैं इसे मना नहीं कर सकता। ठीक, एक सेकेंड, मैं आज जब इनकम टैक्स ऑफिस के लिए जा रहा था तो मैंने क्या किया, अपने यहाँ पे कैलकुलेशन की। मैंने कहा मेरी अकाउंटिंग इनकम कितनी है, 1 लाख है, 30% टैक्स का रेट है, तो 30,000 मेरे को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं ऐसा मान के चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंचा और फिर ये सब कैलकुलेशन हुई तो मेरे को टैक्स कितना पे करना पड़ा, 36,000 का टैक्स पे करना पड़ा। तो ये मेरे को टैक्स पे करना पड़ा। ठीक, तो मैं चालान लेके आ रहा हूँ। अब जब मैं चालान लेके आ रहा हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे को जो टैक्स पे करना था 30,000 पे करना था। एक सेकेंड, लेस टैक्स एक्सपेंडिचर करंट ईयर प्रोविजन, मेरे को जो टैक्स पे करना था वो पे करना था 30,000, लेकिन इनकम टैक्स वाले ने क्या किया, मेरे से 36,000 का टैक्स ले लिया। अब अगर इनकम टैक्स वाले ने मेरे से ज्यादा टैक्स ले लिया तो क्या इसका फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, चेक करते हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा, इन कमिंग ईयर में मैं इस बोनस को बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बोनस का खर्चा क्लेम कर चुका हूं। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, जब मैं इसे पे कर दूंगा एक्चुअल में, तो इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, इसे अलाउ कर देंगे। और जैसे ही इनकम टैक्स वाले इसे क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, तो मेरे को फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए दोस्त, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना सबसे आसान काम है। आपने सिंपल क्या करना है, टेम्परेरी डिफरेंस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, टेम्परेरी डिफरेंस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो मेन चीज ये होती है कि ये आइडेंटिफाई करना कि डीटीए बनेगा या डीटीएल बनेगा, डीटीए बनेगा या डीटीएल बनेगा। देर आर डिफरेंट डिफरेंट वे टू फाइंड आउट कि डीटीए या डीटीएल है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं आपने उसी वे को फॉलो करना है। कोई भी ऐसी आइटम जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है अपने लिए असेट बनती है, और कोई भी ऐसी आइटम जो हमें फ्यूचर में नुकसान देगी अपने लिए क्या बनेगी, लायबिलिटी बनेगी। फिर से मेरी बात सुनो, कोई भी ऐसी आइटम जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी अपने लिए असेट बनेगी, और कोई भी ऐसी आइटम जो हमें फ्यूचर में नुकसान देगी अपने लिए क्या बनेगी, लायबिलिटी बनेगी। कोई भी ऐसी आइटम जो फ्यूचर में बेनिफिट देगी क्या बनेगी, असेट, और कोई भी ऐसी आइटम जो फ्यूचर में नुकसान देगी क्या बनेगी अपने लिए, लायबिलिटी। आज मैंने कितना टैक्स पे किया सर, 36,000। आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में इनकम टैक्स वाले इस खर्चे को अलाउ कर देंगे। अल्टीमेट मेरे को जो टैक्स पे करना होता है, वर्डिंग ध्यान से सुनना, अल्टीमेट जो मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, किसके हिसाब से पे करना पड़ेगा, अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से, टैक्सेबल इनकम के हिसाब से। सर टैक्सेबल इनकम के हिसाब से, तो फ्यूचर में क्या होगा, मेरी टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी, मेरे को टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो क्या बनेगा मेरे लिए, डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा। ठीक, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, देखिए मैं 30,000 का टैक्स मान के चल रहा था, इनकम टैक्स वाले ने 36,000 का मेरे से टैक्स ले लिया, मैं बड़ा दुखी हुआ। लेकिन अगले ही पल मेरे को ख्याल आया कि फ्यूचर में क्या होगा, इनकम टैक्स वाले के पास मैं जब जाऊंगा और मैं बोनस को रियल में पे करके जाऊंगा, तो इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, मेरे को ना जो 20,000 है उसका खर्चा अलाउ कर देंगे। इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, फ्यूचर में मेरे को 20,000 का खर्चा अलाउ कर देंगे। जब वो फ्यूचर में 20,000 का खर्चा मेरे को अलाउ कर देंगे, तो मेरे को कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मेरे को बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, पे डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट कर लूंगा। तो क्या बन जाएगा ये डेफर्ड टैक्स असेट, कितने से, 6,000 से, अमाउंट आ गया 30,000, 70,000। चले आगे जी सर, आइए एक पैरा सा एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। क्या होता है, ईयर 1 मेरी इनकम जो है, मान लो आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स है, मान लो वो 1 लाख है। मैंने ईयर 0 में क्या किया था, एक पीपी परचेज की थी 80,000 की, मान के चलते, ठीक है। मैंने क्या किया था, 80,000 की पीपी परचेज की थी, और बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग 50% क्या था, डेप्रीसिएशन था एज पर एसएलएम, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में था, ठीक। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या है, 100% डेप्रीसिएशन अलाउड है इन द ईयर ऑफ परचेज। अब देखिए क्या स्टेटस बनेगा। मैं अगर अपने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की बात करूं, तो मैं क्या बोलूंगा, जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स कितना है सर, वो आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स 1 लाख। मैं डेप्रीसिएशन कितना क्लेम करूंगा सर, आप क्लेम करेंगे 40,000 माइनस डेप्रीसिएशन 40,000, 60,000 से क्या बन जाएगा, मेरा पीबीटी बन जाएगा। ठीक, अब मैं इनकम टैक्स वाले के पास पहुंचा। इनकम टैक्स वाले ने कहा कि देखिए साहब, आपकी अकाउंटिंग इनकम 60,000 है, हम नहीं मान रहे, अब चेक कराओ। हमने कहा जीए इनकम, उसने कहा ठीक है। हमने कहा जीए एक्सपेंडिचर, उसने कहा ठीक है। हमने कहा साहब, हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, कह रहा एड बैक करो। हमने कहा लो जी, एड बैक कर दिया। कह रहा डेप्रिसिएशन हमारे अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। हमने कहा ठीक है साहब, आप बता दो। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि इस असेट के ऊपर 100% डेप्रिसिएशन आपको अलाउ है, तो 80,000 का क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाएगा। तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, 20,000 आएगी, और मेरे को एज पर द इनकम टैक्स एक्ट कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 6,000। जब मैं घर से चला तो मैं क्या मान के चल रहा था कि मेरे को टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट मैं मान के चल रहा था कि मेरे को 18,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेट टैक्स हम किसके अकॉर्डिंग पे करते हैं, इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग मेरा टैक्स कितना बन रहा है, 6,000। तो क्या होगा, देखिए पहले तो मैं करंट ईयर का प्रोविजन यहां से माइनस कर देता हूं, माइनस टैक्स एक्सपेंडिचर करंट ईयर प्रोविजन कितना है सर, करंट ईयर का प्रोविजन आपका 6,000 है। एक सेकंड, हाँ 6,000 है। देखिए इन फ्यूचर क्या होगा, मैं बुक्स में नो डेप्रिसिएशन, नहीं सर कैसी बातें कर रहे हो, आपने डेप्रिसिएशन तो 40,000 और क्लेम करना बुक्स में, क्योंकि अल्टीमेट एसेट कितने की थी आपकी, 80,000 की, ठीक है जी। इनकम टैक्स वाले क्या फ्यूचर में डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे, नो डेप्रिसिएशन, वो कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे, या मैं कह सकता हूं नील डेप्रिसिएशन आएगा। चेक करते हैं कि क्या हमारे और इनकम टैक्स वाले के विचार सेम है, अलग अलग है। देखिए मैं कहता हूं असेट की कॉस्ट 80,000, इनकम टैक्स वाले कहते हैं यस 80,000। मैं कहता हूं जो एक्सपेंडिचर है ईयर 1 में 40,000 और ईयर 2 में 40,000। इनकम टैक्स वाले कहते हैं यस 80,000 का आपको खर्चा क्या होगा, पूरा एक साथ अलाउ हो जाएगा। तो विचार चेक करते हैं। मैं कहता हूं 80,000 का डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स वाले कहते हैं यस 80,000 का डेप्रिसिएशन, लेकिन टाइम का गैप है। टाइम का गैप कैसे है, मैं कहता हूं कि ईयर 1 में इतना, ईयर 2 में इतना, वो कहते हैं ईयर 1 में इतना अमाउंट, तो टाइम का गैप है, तो ये क्या बन गया अपने लिए
टेम्परेरी डिफरेंस बन गया, इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, अब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहां पे देखिए डिफरेंस कितने से, 40,000 से। तो 40,000 को अगर मैं 30% से मल्टीप्लाई कर दूं, 30% में टैक्स का रेट मान के चल रहा हूं, तो 12,000 से क्या आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स आ जाएगा। लेकिन हमें अल्टीमेट ये आइडेंटिफाई करना है कि डेफर्ड टैक्स असेट बनेगी या लायबिलिटी बनेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से सोचना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या होगा, मैं डेप्रेशन 40,000 क्लेम करूंगा, जी सर। इनकम टैक्स वाला डेप्रेशन कितना अलाउ करेंगे, सर वो डेप्रेशन आपको अलाउ करेंगे ही नहीं, क्योंकि डेप्रेशन ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं। तो फ्यूचर में जो भी मेरी टैक्सेबल इनकम होगी 40,000 से बढ़ जाएगी, तो मेरे को फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी ऐसी आइटम जो फ्यूचर में नुकसान देकर अपने लिए क्या बनेगी, ऑब्लिगेशन मतलब आपका लाइबिलिटी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे एज ए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, जब पीएनएल अप्रोच के हिसाब से क्वेश्चन आए, पीएनएल अप्रोच का मतलब क्या है कि वो आइटम है जो पीएनएल को अफेक्ट करती है, उसके ऊपर आपने डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना। ठीक, हम जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं वो किसके अकॉर्डिंग भरते हैं, मतलब हम जो टैक्स पे करते हैं वो आपका एक तरीके से पीएनएल अप्रोच के हिसाब से टैक्स पे करते हैं। ठीक, तो पीएनएल अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ सोचेंगे कि फ्यूचर में फायदा है तो अपने लिए क्या बनेगी, असेट, और फ्यूचर में नुकसान तो अपने लिए क्या बनेगी, लायबिलिटी। जैसे यहाँ पे फ्यूचर में क्या होगा, 40,000 का खर्चा डिसअलाउ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा अपने लिए, डीटीएल 12,000 से। चले आगे, जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं नोट्स रेफर नहीं करा रहा, कुछ और प्यारी प्यारी सी बातें डिस्कस करते हैं। देखिए पीएनएल को कोई भी आइटम अगर अफेक्ट करेगी, इनकम टैक्स और हमारे जहां पे विचार सेम और टाइम का गैप, हम टेम्परेरी डिफरेंस बोलेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स क्रिएट करेंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगी, लायबिलिटी बनेगी। हम क्या करेंगे, फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे। अगर कोई भी ऐसी आइटम है जो फ्यूचर में हमें नुकसान देगी, नुकसान कब देगी, जो फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी, तो हम उसके ऊपर डिटेल क्रिएट करेंगे। और कोई भी ऐसी आइटम जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, बेनिफिट कब देगी, जब फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर लेंगे। ठीक, चले जी सर। अब मेरा आप लोगों से एक प्यारा सा क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या कोई भी ऐसा इनकम या एक्सपेंडिचर है जिसका इफेक्ट पीएनएल में ना आके डायरेक्ट बैलेंस शीट में आता है? कोई भी ऐसा इनकम या एक्सपेंडिचर है जिसका इफेक्ट पीएनएल में ना आके डायरेक्ट इंपैक्ट किसके अंदर आता है, बैलेंस शीट के अंदर आता है। सर हमें तो लग नहीं रहा कि कोई भी ऐसा इनकम या एक्सपेंडिचर है। आइए डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन को आप 1 मिनट के लिए इग्नोर करेंगे। मान लो लैंड है और इसकी जो कॉस्ट है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में अपने पास लैंड है, इसकी जो कॉस्ट है वो मान लो रुपीज आपका 10 लाख है। कितनी कॉस्ट है, 10 लाख, ठीक। इनकम टैक्स एक्ट में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन। इनकम टैक्स एक्ट में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन। लेकिन हमने क्या किया, हमने इंड एस 16 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू कर दिया। जब हमने इंड एस 16 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू किया है, तो मान के चलते हैं कि रिवैल्यूड अमाउंट आपका 15 लाख आ गया। कितना अमाउंट आ गया, 15 लाख। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 5 लाख का अपने को क्या हो गया, गेन हो गया। क्या इनकम टैक्स में गेन हुआ है? नहीं सर। तो इनकम टैक्स वाले तो टैक्स नहीं मांगेंगे, लेकिन क्योंकि बुक्स में ये गेन हो गया, एक्चुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर टैक्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब यहां पे ना स्टूडेंट की क्वेरी आती है। स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर एक बात बताइए, ये जो 5 लाख का गेन हुआ है क्या ये आपका रियलाइज्ड गेन है? मैंने कहा नहीं, तो इसके ऊपर हम डेफर्ड टैक्स क्यों रिकॉर्ड करें? दोस्त बात सुनना ध्यान से। डेफर्ड टैक्स एक बुक एंट्री होती है, ये मैच करता है इनकम और एक्सपेंडिचर को। ये कहता है कि अगर इनकम टैक्स के कंपैरिजन में आपको कोई भी इनकम हुई है, आपको लॉस हुआ है, तो उसका फ्यूचर में जो टैक्स का इंपैक्ट आएगा उसे आप क्या करेंगे, आज रिकॉर्ड कर लेंगे। वाई टुडे रिकॉर्डिंग, इसलिए आज रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि आप इनकम और एक्सपेंडिचर को, प्रॉफिट और लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर रहे हो। अब यहां पे स्टूडेंट के साथ कुछ डिबेट करते हैं। मान लो स्टूडेंट कहता है कि सर ये बताइए कि 5 लाख जो है इसके ऊपर आप डेफर्ड टैक्स क्यों रिकॉर्ड करोगे? मैंने कहा इसलिए रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि फ्यूचर में जब मैं एसेट को बेचूंगा तो मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कहता है कि सर जब फ्यूचर में आपको गेन होगा तो तब आप टैक्स पे करोगे, तो आप टैक्स का खर्चा फ्यूचर में रिकॉर्ड कीजिए ना। दोस्त एक बात बताइए, ये जो गेन है ये मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में आज रिकॉर्ड कर रहा हूं फ्यूचर में, सर ये तो आप आज रिकॉर्ड करें क्योंकि आप रिवैल्यू कर रहे हो, तो दोस्त मेरे को टैक्स का खर्चा भी आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर एक बात बताओ, जब हमें टैक्स पे ही नहीं करना तो हम लायबिलिटी क्यों रिकॉर्ड करें? अच्छा ये बताओ, क्या ये गेन जो है रियलाइज्ड गेन है, क्या मैं इसे यूटिलाइज कर पाऊंगा? नहीं, तो एक बुक एंट्री एक तरीके से। तो इन द सेम टर्निंग दोस्त हम भी क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट टैक्स का खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या कोई ऐसी इनकम एक्सपेंडिचर है जो डायरेक्ट बैलेंस शीट को इफेक्ट करती है, पीएनएल को इफेक्ट नहीं करती? तो मैं आपको बता दूं, ऑल दोज आइटम जिसका रूट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो बैलेंस शीट में जाके मर्ज हो जाते हैं, लेकिन पीएनएल से रूट नहीं होते। ऑल दोज आइटम जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके अंदर आता है, अदर इक्विटी के अंदर आता है। जैसे आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इक्विटी कंपोनेंट जो होता है वो डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट भी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर ही लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए जी सर।
इंडेक्स ट्वेल्व ये कहता है कि आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट अप्रोच के अकॉर्डिंग डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस शीट अप्रोच का मतलब क्या, बैलेंस शीट अप्रोच का मतलब ये है कि चाहे आपकी कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर है जो पीएनएल को अफेक्ट करती है, तो पीएनएल अल्टीमेट कहां पे जाके मर्ज होता है, बैलेंस शीट के अंदर, आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर। ठीक, अगर कोई ऐसी इनकम या एक्सपेंडिचर है जो आपका ओसीआई को इफेक्ट करता है, जैसे मान लो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आपने रिवैल्यू किया और रिवैल्यूएशन गेन हुआ, तो कहां जाएगा, ओसीआई में। फाइनेंशियल असेट डेट इंस्ट्रूमेंट मेजर डेट एफईटी ओसीआई है, या फाइनेंशियल असेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मेजर डेट एफईटी ओसीआई, तो उसका इंपैक्ट कहां पे आएगा, ओसीआई में। तो आप उसका इंपैक्ट कहां पे लेंगे सर, ओसीआई में लेंगे डेफर्ड टैक्स का, और अल्टीमेट ओसीआई कहां पे जाके मर्ज हो जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर। ठीक, कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पे आता है, अदर इक्विटी के अंदर आता है, जैसे आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका इंपैक्ट भी डायरेक्ट किसमें आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। तो बैलेंस शीट के अंदर सर पीएनएल भी मर्ज हो जाता है, आपका ओसीआई भी मर्ज हो जाता है और अदर इक्विटी मर्ज हो जाता है, इसलिए आप क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स भी आप बैलेंस शीट अप्रोच के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस शीट अप्रोच के अकॉर्डिंग हम डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि उसका कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है आप क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक, मान के चलते वो आपका 5 लाख है। और टैक्स बेस का मतलब होता है आप बेसिकली क्या करेंगे, आप इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग असेट और लायबिलिटी का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। मान लो टैक्स बेस जो है वो आपका है 4 लाख। ठीक, टैक्स रेट आपका 30% है, तो आपने क्या करना है, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है। हमारा जो इंडेक्स 12 है वो इस अप्रोच की बात करता है, हालांकि मैंने अराउंड 15-20 मिनट्स लगाए हैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि अल्टीमेट जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, अल्टीमेट जो हम लोग टैक्स पे करके आते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इनकम से उसका कोई अगर डिफरेंस है, वो डिफरेंस ऐसा है जिसमें विचार सेम है लेकिन टाइम का गैप है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, डेफर्ड टैक्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से क्या करें, टैक्स का खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे अभी हमने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, एक बार मैं पीनल अप्रोच पे फिर से आ जाता हूँ। ये देखिए मेरी अकाउंटिंग इनकम कितनी थी, 1 लाख, हालांकि मैंने टैक्स 36,000 पे किया, लेकिन अल्टीमेट जो टैक्स का खर्चा है वो 30% के हिसाब से 30,000 है। मेरी अकाउंटिंग इनकम कितनी थी, 60,000, हालांकि मैंने जो टैक्स पे किया वो 6,000 पे करना है, लेकिन अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से टैक्स का खर्चा कितना, 18,000। आइए इस एग्जांपल में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कैरिंग अमाउंट है 5 लाख से, टैक्स बेस है 4 लाख से, टैक्स रेट है 30% से, डेफर्ड टैक्स का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप रहेगा कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव असेट और लायबिलिटी, और कैरिंग अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ द रिस्पेक्टिव आपका इंडेस। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के केस में इंडेस 16 लग जाएगा, और इंडेस 16 के अकॉर्डिंग हमने कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट किया 5 लाख से। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, टैक्स बेस कैलकुलेट करेंगे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि आपका 4 लाख है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये टेम्पररी डिफरेंस किस नेचर का है, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। बल्कि मैं एक काम करता हूं, पहले थोड़ा सा इसको आसान शब्दों में बताता हूं। देखिए हम क्या करेंगे, टेम्पररी डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे। क्या ये टेम्पररी डिफरेंस है, हमने जब असेट को परचेज किया होगा तो जो भी कॉस्ट रही होगी हम अल्टीमेट क्या करेंगे, उसे एज ए एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, उस असेट को एज ए एक्सपेंडिचर डेबिशन के रूप में अलाउ कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में और इनकम टैक्स में विचार सेम है लेकिन टाइम का गैप है, इसलिए क्या बन गया, टेम्पररी डिफरेंस बन गया। टेम्पररी डिफरेंस कितने से आ गया यहाँ पे, 1 लाख से। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स क्रिएट कर लेंगे। टैक्स रेट आपका 30% है, तो डेफर्ड टैक्स आ जाएगा कितने से, 30,000 से। डेफर्ड टैक्स आइडेंटिफाई करना सबसे आसान काम है, कैलकुलेट करना सबसे आसान काम है, लेकिन हमें मेन काम ये भी करना होता है कि डेफर्ड टैक्स जो है वो असेट बनेगी, लायबिलिटी बनेगी, असेट बनेगी, लायबिलिटी बनेगी। अगर मैं पीएनएल अप्रोच की बात करूं तो पीएनएल अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पीएनएल अप्रोच के अंदर हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में हमें अगर बेनिफिट होगा तो हम क्या करेंगे, असेट क्रिएट करेंगे, और अगर फ्यूचर में नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। सेम ट्यूनिंग में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर भी आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए जो टेम्परेरी डिफरेंस होता है हमें बेसिकली क्या करना होता है, उसकी नेचर आइडेंटिफाई करनी होती है। टेम्परेरी डिफरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, एक होता है आपका डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। जो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है उसके ऊपर DTL बनता है, और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस के ऊपर क्या बनता है, DTA बनता है। यहां पे मैंने सिंपल क्या किया, टेम्परेरी डिफरेंस कैलकुलेट कराया और डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करा दिया। लेकिन हमें मेन काम क्या करना होता है, हमें मेन काम ये करना होता है कि टेम्परेरी डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस वो टेम्परेरी डिफरेंस होता है जो क्या करता है, फ्यूचर के अंदर, एक सेकेंड, फ्यूचर के अंदर
जो टैक्सेबल इनकम होगी उसे इंक्रीज करेगा, इसलिए हम उसके ऊपर आज क्या करेंगे, डीटीएल बना लेंगे। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस वो टेम्परेरी डिफरेंस है जो फ्यूचर के अंदर क्या करेगा, टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करेगा, इसलिए हम उसके ऊपर क्या करेंगे, डीटीए क्रिएट करेंगे, डीटीए कैलकुलेट करेंगे। ठीक, आइए अब डिस्कस करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। सिंपल सी बात यह है कि हमें जो टैक्स पे करना है वो फ्यूचर में इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पे करना है। अगर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आज जो डिफरेंस है वो फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम को बढ़ाएगा, फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम को बढ़ाएगा तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम को कम करेगा तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ प्यारे प्यारे से गोल्डन रूल डिस्कस करेंगे। आज की असेट, फ्यूचर एक्सपेंडिचर। अब मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बल्कि मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगी, लायबिलिटी बनेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या आपका डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। एक बात हमेशा याद रखना, हम जो टैक्स पे करेंगे इन फ्यूचर, जो टैक्स पे होगा वो किसके हिसाब से होगा, फ्यूचर टैक्सेबल इनकम के हिसाब से। ठीक, तो हमें देखना कि जो भी आज टेम्परेरी डिफरेंस आया उसका अल्टीमेट फ्यूचर के टैक्सेबल इनकम पे क्या आएगा। ठीक, आज के सेट फ्यूचर का एक्सपेंडिचर कैसे, देखिए अल्टीमेट क्या होगा, मैं डेप्रिसिएशन के रूप में कितना अमाउंट क्लेम करूंगा। सर आप बुक्स ऑफ अकाउंट में 5 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे और इनकम टैक्स में आज के सेट फ्यूचर का खर्चा कितने से, 4 लाख से। तो फ्यूचर में मैं बोलूंगा 5 लाख का एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे ना 4 लाख का एक्सपेंडिचर, वो 1 लाख का एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे। अगर वो फ्यूचर में 1 लाख का एक्सपेंडिचर डिसअलाउ करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, और टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी तो क्या बन गया अपने लिए, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस डीटीएल बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और हम क्या करेंगे इसके ऊपर, हम इसके ऊपर डीटीएल कैलकुलेट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। सर जैसे मान लो अपने पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है, उसका कैरिंग अमाउंट है 35,000 और मान के चलते टैक्स बेस जो है वो 45,000 है। अब बताओ सर, देखिए इन्वेंट्री को जब हम लोग सेल करेंगे तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना अमाउंट क्लेम करेंगे एज एक्सपेंडिचर, सर 35,000। इनकम टैक्स में कितना क्लेम करेंगे, सर 45,000। तो अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेट इनकम टैक्स वाले अपना खुद का खर्चा अलाउ करेंगे। तो मैं बोलूंगा 35,000 का एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे फ्यूचर में 45,000 का एक्सपेंडिचर। तो वो एक्सपेंडिचर मेरे को ज्यादा अलाउ कर देंगे, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, डीटीए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। तो आपने क्या करना है, आपने इस लाइन को रेफर करना है कि आज के सेट फ्यूचर का एक्सपेंडिचर। हालांकि कुछ एसेट ऐसी हो सकती है जहां पे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आज के सेट फ्यूचर का एक्सपेंडिचर कैसे है, बट मैं आपको बोलूं पूरे बैच के अंदर ना एक इंडेक्स 12 में 2 लाइनें ऐसी है जहां पे मैं बोलता हूं कि आपने इन 2 लाइनों को याद करना है। तो आप इस लाइन को प्लीज याद कर ले। हालांकि मैंने कुछ रेफरेंस भी दिया, जैसे आज के सेट फ्यूचर का खर्चा डेप्रिसिएशन के रूप में जब आप इन्वेंट्री को सेल करेंगे तो इन्वेंट्री जो है उसे आप चार्ज करेंगे P&L अकाउंट के अंदर। मान लो आपके पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर, जब आप इक्विटी शेयर को सेल करेंगे तो सेल प्रोसीड्स के अगेंस्ट क्या करेंगे, उसको उसका कंपैरिजन करेंगे। तो कुछ चीजें जस्टिफाई हो सकती है, कुछ चीजें जस्टिफाई मे भी ना हो, लेकिन आपने क्या करना, एग्जाम पर्पज के लिए हमें इस लाइन को याद करना है। और बिल्कुल सही भी है लाइन ना। देखिए आज के सेट फ्यूचर का खर्चा जब फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे, अगर इनकम टैक्स पे एक्सपेंडिचर हमें ज्यादा दे दिया तो क्या बनेगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स एसेट। अगर इनकम टैक्स में खर्चा हमें फ्यूचर में कम अलाउ किया तो क्या बन जाएगा अपने लिए, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या बनेगा, उसके ऊपर डीटीएल बनेगा। चलिए आगे, जी सर आइए एक प्यारा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो क्या होता है, बोनस पेबल है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या हुआ है, सर बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने बोनस का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया है एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मान लो 20,000। इनकम टैक्स में उसे कब रिकॉर्ड किया जाएगा, सर इनकम टैक्स में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा जब पे करेंगे आप ना, और जब आप पे करेंगे तो खर्चा क्लेम कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, टैक्स बेस कितना हो गया, सर टैक्स बेस तो नील हो गया। अब थोड़ा सा इस बात को रियलिटी में समझते हैं कि होगा क्या फ्यूचर में ना, फिर हम लोग अपनी साइड से एक शॉर्टकट बना लेंगे। बोनस को फ्यूचर में मैं बुक्स में पे कर दूंगा, बोनस पेबल टू बैंक, P&L से कोई भी रूट नहीं रहेगा। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब हम बोनस को पे करेंगे तो इनकम टैक्स वाले इस खर्चे को अलाउ कर देंगे।
तो फ्यूचर में मेरे यहां पे कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होना। इनकम टैक्स में क्या होगा, ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। जब ये खर्चा इनकम टैक्स में अलाउ होगा तो फ्यूचर में क्या होगा, टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देगा। तो क्या बन गया अपने लिए, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इसके ऊपर क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स असेट बनेगी। इसके ऊपर क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स असेट। ऐसे मान लो जैसे हमने क्या किया, लोन लिया 1 लाख का, कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए। अब कन्वर्टेबल डिवेंचर जब इशू किए तो उसके अंदर क्या हुआ, जो डेट है मान लो वो 70,000 आया और इक्विटी जो है वो 30,000 आया। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि जो डेट है आपका, वो डेट कितने से है, वो आपका डेट 1 लाख से है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक टेम्परेरी डिफरेंस आ गया। इसके ऊपर क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स बनेगा। अब असेट बनेगी, लायबिलिटी बनेगी। अब इस तरह के केस में ये वाली चीज जो हमने डिस्कस की वो फिट नहीं बैठेगी। इसलिए हमने क्या किया है, एग्जाम पर्पज के लिए एक शॉर्टकट बनाया है। ये शॉर्टकट जस्टिफाई नहीं है, मैं क्लियर बोल देता हूं। और पूरे बैच के अंदर 2 लाइनें ऐसी हैं जो मैं आपको कहता हूं याद कर लो। एक लाइन है आज के सेट फ्यूचर का एक्सपेंडिचर, और दूसरी लाइन है आज की लायबिलिटी इक्वल टू फ्यूचर इनकम। और मास्टर लाइन ये है कि फ्यूचर में जो टैक्स पे होगा वो फ्यूचर टैक्सेबल इनकम के हिसाब से पे होगा। आपको क्या करना है, ये देखना है कि अल्टीमेट इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। अगर फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम कम होगी तो आज क्या बनेगा अपने लिए, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगर फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी तो क्या बनेगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग डीटीएल क्रिएट करेंगे। और अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के ऊपर हम क्या करेंगे, डीटीए क्रिएट करेंगे। आइए मैं काम करता हूं, एक बार इस एग्जांपल में भी डिस्कस कर लेते हैं कि डीटीए बनेगा, डीटीएल बनेगा। देखिए आज की लायबिलिटी फ्यूचर की इनकम, मैं बोलूंगा 70,000 की इनकम। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे नहीं आपकी इनकम कितने से, 1 लाख से। तो 1 लाख से इनकम होने की वजह से क्या करेंगे, वो 30,000 के ऊपर मेरे से ज्यादा इनकम के ऊपर टैक्स लेंगे। तो मेरे लिए क्या बन गया, ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। एक सेकंड दोबारा लिख देता हूं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इसके ऊपर क्या आएगा आपका, डीटीएल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डीटीएल कितने से, 30% टैक्स का रेट है 9,000 से। आइए एक प्यारा सा एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि डेफर्ड टैक्स आपका असेट बनेगी, लायबिलिटी बनेगी, और साथ में फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये आपका पर्टिकुलर्स है, कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस। ठीक, आपके पास एक लैंड है जिसका कैरिंग अमाउंट मान के चलते हैं आपका 12 लाख है और टैक्स बेस आपका 7 लाख है। एक्चुअली क्या है, ये जो लैंड है इसकी कॉस्ट है 7 लाख से, लेकिन आपने क्या किया, रिवैल्यू कर लिया इसे, रिवैल्यूड एट आपका 12 लाख। ठीक, टैक्स का रेट अपना 30% रहेगा। अपने पास एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसका कैरिंग अमाउंट मान के चलते हैं आपका 650 है और टैक्स बेस मान के चलते हैं आपका 540 है। अपने पास एक इन्वेंट्री है जिसका कैरिंग अमाउंट मान लो आपका एनआरवी कम आ रही है, तो कैरिंग अमाउंट आपका 40,000 है और टैक्स बेस आपका मान के चलते हैं 45,000। ठीक, अपने पास ट्रेड रिसेबल है, मान लो इसका अमाउंट 60,000 है और ये अमाउंट आपका 80,000 है। अपने पास एक बोनस पेबल आ रहा है, जो बोनस पेबल आ रहा है मान लो वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में 20,000 से है। ये अमाउंट थोड़ा चेंज कर लेते हो, 20,000 को तो हमने डिस्कस किया था, 10,000 से है और टैक्स बेस आपका निल है। आपने क्या करना, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना और साथ में फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें ना टेम्परेरी डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। और टेम्परेरी डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो टैक्सेबल है, डिडक्टेबल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनेगा या आपका डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनेगा। ठीक, आइए शॉर्टकट लगाते हैं। आज के सेट फ्यूचर का एक्सपेंडिचर, मैं बोलूंगा फ्यूचर में 12 लाख का एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे ना 7 लाख का एक्सपेंडिचर, तो वो क्या करेंगे, 5 लाख से एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर देंगे। जब वो फ्यूचर में 5 लाख का एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करेंगे तो फ्यूचर में मेरी क्या होगी, टैक्सेबल इनकम 5 लाख से बढ़ जाएगी। और 5 लाख से टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी तो क्या बन गया मेरे लिए, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस।
मैं बोलूंगा 650 का एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे 540 का एक्सपेंडिचर। तो वो क्या करेंगे, 110 से एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर देंगे, टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। मैं बोलूंगा फ्यूचर में 40,000 का एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे ना 45,000 का एक्सपेंडिचर, वो क्या करेंगे 5,000 का एक्सपेंडिचर मेरे को एक्स्ट्रा अलाउ कर देंगे। तो मेरे लिए क्या बन गया, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। मैं बोलूंगा 60,000 का एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे नहीं 80,000 का एक्सपेंडिचर, वो क्या करेंगे 20,000 से एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे। तो क्या बन गया, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। उसके बाद मैं बोलूंगा फ्यूचर में 10,000 की इनकम। हालांकि मैंने इसको इस तरीके से समझाया था कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जब इसे पे करेंगे तो खर्चा लागू हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी फॉर्मूले पर आप स्टिक रहें, क्योंकि ये मास्टर फॉर्मूला और इसमें सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। इसका एक या दो एक्सेप्शन रहेगा जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक। आज की लायबिलिटी, फ्यूचर की इनकम। मैं बोलूंगा 10,000 की इनकम, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे मुन्ना कोई इनकम नहीं आपकी, जाओ खुश रहो। तो इनकम टैक्स वाले जो टैक्स लेंगे वो टैक्सेबल इनकम के हिसाब से लेंगे, और टैक्सेबल इनकम मेरी नील है, तो क्या बन जाएगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम नहीं आ रही इसकी वजह से, ठीक। अच्छा, हमें क्या करना होता है, टेम्परेरी डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेफ टैक्स को फिर कैलकुलेट करते हैं। डेफ टैक्स हमेशा क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट होता है, ओपनिंग बैलेंस के साथ कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस आपका करंट ईयर का डेफ टैक्स होता है। मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे ओपनिंग डेफ टैक्स अपना नील है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक। तो जो डेफ टैक्स है क्लोजिंग कितने से है, अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो डीटीएल, और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या आ जाएगा, डीटी आ जाएगा। इसका मतलब हमें ये तो आइडेंटिफाई करना है नहीं कि डीटी है डीटीएल, हमें मेन आइडेंटिफाई करना कि डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है या टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ठीक जी सर। अब जैसे यहाँ पे आपका 30% टैक्स का रेट है तो कितने से आएगा सर, 150 से। ये कितने से आएगा सर, 33,000 से। ये आपका 1,500 से। ये अमाउंट आपका आएगा 6,000 से। एक बार अर्थमेटिकली चेक कर लेना, ये अमाउंट आपका आएगा 3,000 से। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल आ गया आपका 183 से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई, और जो असेट कितने से आएगी 1,500 प्लस आपका 6,000 प्लस आपका 3,000, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया असेट का 10,500 से और लायबिलिटी का 1,83,000 से। अब ये जो बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस है, हम क्या करेंगे ओपनिंग के साथ कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस आपका करंट ईयर का डेफर्ड टैक्स होगा। क्या हम इन्हें अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर अलग अलग दिखाएंगे या नेट करके दिखा सकते हैं? कहता आप इन्हें ऑफसेट कर सकते हैं अगर असेट और लायबिलिटी को ऑफसेटिंग की कंडीशन फुलफिल होती है। हम असेट और लायबिलिटी को ऑफसेट कब करते हैं, नेट करके कब दिखाते हैं, जब जो अमाउंट रिसीवेबल और पेबल है वो सेम पार्टी से हो। मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि इंड AS 1 के अकॉर्डिंग लीगली अपने पास क्या है, राइट एंड ऑब्लिगेशन है उसे सेटल करने का, और सेकंड हमारी इंटेंशन उसे सेटल करने की या फिर वो साइमल्टेनियसली सेटल हो रहे हैं। अब अगर मैं डेफ टैक्स की बात करूं, अगर डेफ टैक्स हमने सेम टैक्स डिडक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, मींस जो भी ये टेम्परेरी डिफरेंस है ये सेम टैक्स डिडक्शन के अंडर आते हैं, तो हम क्या करेंगे इसे नेट करके दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर हम इसे क्या करेंगे, अगर असेट आती है नेट करके, डेफ टैक्स असेट आती है तो उसे हम नॉन करंट असेट में दिखाएंगे, अगर लायबिलिटी आती है तो उसे हम क्या करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाएंगे। तो अमाउंट कितने से आ गया 183 माइनस 10,500, कितना अमाउंट आ गया 172,500। ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसका कंपेरिजन किसके साथ करेंगे, ओपनिंग बैलेंस के साथ। ओपनिंग बैलेंस अपना कितना है यहाँ पे नील मान के चल रहे हैं हम लोग, हालांकि नील प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं यहाँ पे क्योंकि कुछ टेम्परेरी डिफरेंस शुरू से आ रहे होंगे, बट मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक, समझाने के लिए। तो ये अपना करंट ईयर का डेफर्ड टैक्स आ जाएगा। अब ये जो करंट ईयर का डेफर्ड टैक्स है ये कहाँ पे जाएगा, क्या ये P&L में जाएगा, OCI में जाएगा, ये आपका अदर इक्विटी में जाएगा, क्योंकि जो कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस है ये आपके बैलेंस शीट से हमने कंसिडर किया। बैलेंस शीट के अंदर आपका चाहे P&L के आइटम है, चाहे आपका OCI के आइटम है, या आपका अदर इक्विटी के आइटम है, सारी कहां पे मर्ज हो रखी बैलेंस शीट के अंदर। कहता है आपको चेक करना पड़ेगा कि जो जो ये टेम्परेरी डिफरेंस है इनकी जो रिस्पेक्टिव आइटम है, अगर उसका रूट P&L है तो डेफर्ड टैक्स P&L से जाएगा, अगर उसका रूट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है तो डेफर्ड टैक्स अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, और अगर उसका रूट अदर इक्विटी तो डेफर्ड टैक्स कहां पे जाएगा, आपका अदर इक्विटी में जाएगा। अब यहां पे देखिए जो हमने लैंड को रिवैल्यू किया है 5 लाख का जो रिवैल्यूएशन गेन है वो कहां पे गया होगा सर, वो OCI के अंदर गया होगा। तो इसके ऊपर जो डेफर्ड टैक्स है आपका 150, वो कहां पे जाएगा 150 आपका जाएगा OCI के अंदर। चलिए प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन के रूप में डिफरेंस आ रहा है, ये कहां गया होगा P&L में, डेफर्ड टैक्स कहां जाएगा P&L में। इन्वेंट्री P&L, ट्रेड रिसीवेबल P&L, आपका बिल्स पेबल, बोनस पेबल, सॉरी बिल्स पेबल नहीं, बोनस पेबल
इसका रूट क्या रहा होगा, P&L, तो डेफर्ड टैक्स कहाँ पे जाएगा, P&L में। तो ये जो डेफर्ड टैक्स OCI में चला जाएगा और बैलेंस जो डेफर्ड टैक्स है वो कहाँ चला जाएगा आपका, P&L के अंदर। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो अदर इक्विटी से रूट होते हैं, जैसे आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता, मान लो यहाँ पे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो लाइबिलिटी है उसका कैरिंग अमाउंट आ रहा होता 50,000 से, और टैक्स बेस मान लो आपका 60,000 से आ रहा होता, तो फिर हम क्या करते हैं, इस डिफरेंस को आपका अदर इक्विटी के अंदर लेके जाते हैं। आइए, मैंने बड़ी सारी बातें आपको बताई, अब मैं इन बातों को एक बार आपको नोट से रेफर करा देता हूँ। टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस डिस्कस हो गया, करंट टैक्स डिस्कस हो गया, डेफर्ड टैक्स डिस्कस हो गया, टेम्परेरी डिफरेंस आपके दो टाइप के होते हैं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो उसके ऊपर DTL बनेगा, और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो उसके ऊपर क्या बनेगा, DTA बनेगा। ये पॉइंट अभी टाइमिंग के लिए पेंडिंग रखते हैं। जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई पहले मैं उसको एक बार टिक करा देता हूँ, ठीक। करंट ईयर टैक्स का एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस माइनस आपका डेफर्ड टैक्स। इसके बाद ये वाला पॉइंट अभी हम पेंडिंग रख रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स, बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, उसे या तो नॉन करंट लायबिलिटी दिखाएंगे या फिर आपका नॉन करंट असेट दिखाएंगे, नेट करके दिखा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट ऑफ असेट लायबिलिटी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ये हमेशा क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट होता है। हम क्या करेंगे, ओपनिंग के साथ कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस आपका करंट ईयर का डेफर्ड टैक्स होगा। अब जो करंट ईयर का डेफर्ड टैक्स है वो कहां जाएगा, कहता है ट्रांजैक्शन अगर रूट होती P&L में तो डेफर्ड टैक्स भी P&L में रूट होगा। डेफर्ड टैक्स ना साई की तरह चलता है, जहां रिस्पेक्टिव आइटम जाएगी डेफर्ड टैक्स साथ में चलेगा, ठीक। इस बात को मैं बहुत डिटेल में आगे चल के आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ट्रांजैक्शन का रूट अगर P&L नहीं है तो OCI रूट है तो डेफर्ड टैक्स OCI में जाएगा, और अगर आपका अदर इक्विटी रूट है तो डेफर्ड टैक्स आपका अदर इक्विटी में जाएगा। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर आपका टैक्स एक्सपेंडिचर करंट ईयर प्रोविजन प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स, OCI के अंदर रिस्पेक्टिव आइटम प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर रिस्पेक्टिव आइटम प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स। बैलेंस शीट के अंदर आपका नेट करके दिखा देंगे, इधर असेट बनेगा लायबिलिटी बनेगी, अगर असेट है नॉन करंट असेट के अंदर, लायबिलिटी तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। ये स्टेप सारे अपने डिस्कस हो गए हैं, आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, टेम्परेरी डिफरेंस करंट ईयर में अराइज हुआ, अब उसका रिवर्सल फ्यूचर में होगा। जी सर, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, 3 साल के बाद हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, जैसे डेप्रिसिएशन के केस में, या बोनस के केस में हमें पता है कि हम 4 साल के बाद अमाउंट पे करने वाले हैं, हम एस्टिमेट लगा के 4 ईयर के बाद हम पे करेंगे। तो कहता है अगर ये लॉन्ग टर्म आइटम भी है तो भी आप इसे डिस्काउंट नहीं करेंगे, आप एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स को रिकॉर्ड करेंगे। डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी विल नॉट बी डिस्काउंटेड। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। अगर मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रिकॉग्निशन की बात करूं तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की वजह से क्या होता है, आपके टैक्स का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, मींस ओवरऑल इनकम कम होती है। तो कहता है अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो आप उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे वो अराइज होती है। एक बार मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का एग्जांपल डिस्कस करता हूं। जैसे अपनी अकाउंटिंग इनकम जो आई थी एग्जांपल नंबर 2 में, वो कितनी आई थी सर, 60,000, और हमें जो टैक्स का प्रोविजन रिकॉर्ड करना था, कितना रिकॉर्ड करना था सर, 6,000। अगर मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करता तो उस केस में 54,000 से अपना प्रॉफिट आता, लेकिन हमने क्या किया, 12,000 से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड की और 42,000 का क्या आ गया था, अपना प्रॉफिट आ गया था, मींस इनकम रिड्यूस होगी। तो कहता है अगर इनकम रिड्यूस होती है मींस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है तो आप उसे क्या करें, रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे वो अराइज होती है। लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट के केस में क्या होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट के केस में आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के केस में क्या होता है, इनकम रिड्यूस होती है। डेफर्ड टैक्स एसेट के केस में क्या होता है, इनकम इंक्रीज होती है। क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूडेंट नॉर्म फॉलो करना पड़ेगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। एग्जांपल नंबर 1 में जैसे अपनी अकाउंटिंग इनकम 1 लाख थी, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स 36,000 था। अगर मैं डेफर्ड टैक्स असेट रिकॉर्ड नहीं करता, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट, 64,000। लेकिन मैंने 6,000 से क्या किया, डेफर्ड टैक्स असेट रिकॉर्ड कर ली, और रिकॉर्ड करते ही क्या हो गया, जो मेरा प्रॉफिट है वो 70,000 हो गया, मींस मेरी इनकम इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपको प्रूडेंट कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। अब प्रूडेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कहता है, प्रूडेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहता है कि आप क्या करेंगे, आप ना अगर डेफर्ड टैक्स असेट है तो उसे तभी रिकॉर्ड करेंगे जब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी, जिसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे, इस डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस को एडजस्ट कर पाएंगे। देखिए एग्जांपल के तौर पे अपने पास क्या है, 1 लाख का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, टैक्स का रेट 30% है। तो क्या हम 30,000 से DTA रिकॉर्ड कर लेंगे, कहता आप रिकॉर्ड कर लेंगे अगर इस बात की प्रोबेबिलिटी की फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी, जिसके अगेंस्ट क्या करेंगे, आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे।
लेकिन अगर मान लो फ्यूचर में इस बात की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है कि टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे, तो फिर आप इसे एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो आप इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स असेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ कैलकुलेट करके क्या करेंगे, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे। फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी के लिए आप पास्ट ट्रैक देख सकते हो, जैसे आपका बोनस का खर्चा है डिसअलाउ हो गया, ऐसे पहले कई बार डिसअलाउ हुआ तो रूटीन में वो आपका अलाउ होता रहता है, आपके पास इनकम आती रहती है, या फ्यूचर बिजनेस प्लान हो सकती है। समटाइम इट हैपन कि डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस अपना 1 लाख है, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी की फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट हम इसे एडजस्ट कर पाएंगे केवल 80,000 के अमाउंट की है, तो उस केस में हम पता क्या करेंगे, हम ना 80,000 के ऊपर डीटीए रिकॉर्ड कर लेंगे और बैलेंस जो 6,000 है उसे क्या करेंगे, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बात की एक बात यह है, अगर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो उसके ऊपर आप डीटीए केवल तभी रिकॉर्ड करेंगे या उतने अमाउंट तक रिकॉर्ड करेंगे जितने अमाउंट तक इस बात की प्रोबेबिलिटी की फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट हम इसे एडजस्ट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आज ईयर एंड पे इस बात की प्रोबेबिलिटी की फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट हम इसे एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन अगले साल मान लो वो जो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस एडजस्ट नहीं हुआ और उसके बाद फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम नहीं होगी इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो फिर आप क्या करें, जो डीटी हमने रिकॉर्ड करके उसे रिवर्स कर देंगे। या ऐसा हो सकता है कि करंट ईयर के एंड में क्या है, इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी जिसके लिए हम इसे एडजस्ट कर पाएंगे, तो हमने डीटीए रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर दिया। बट अगले साल क्या है, इन फ्यूचर प्रोबेबिलिटी आ गई, नेक्स्ट ईयर में इन फ्यूचर प्रोबेबिलिटी आ गई कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट हम इसे एडजस्ट कर पाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, डीटीए क्रिएट कर लेंगे। सो बात की एक बात ये है कि हर रिपोर्टिंग डेट पे आप रिव्यू करेंगे, आइदर डीटीए रिकॉर्ड हो रखा था रिवर्स हो सकता है, या रिकॉर्ड नहीं हो रखा था रिकॉर्ड हो सकता है। इसको आप रीड कर लेंगे। डेफर्ड टैक्स जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं टेम्परेरी डिफरेंस के ऊपर। टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है, फ्यूचर में आपका रिवर्स होता है। तो कहता है डेफर्ड टैक्स का अमाउंट हम जो कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला है टेम्परेरी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। टैक्स रेट हम कौन सा कंसीडर करेंगे, कहता है टैक्स रेट आप कंसीडर करेंगे एज पर द एनेक्टेड लॉ, जो कि रिपोर्टिंग डेट पे, मतलब रिपोर्टिंग डेट पे जो टैक्स रेट है एज पर द एनेक्टेड लॉ, या फिर सब्सटेंशियली एनेक्टेड है ऑन रिपोर्टिंग डेट। आई अब हम स्टेप वाइज चलेंगे, मतलब जो जो पॉइंट आता रहेगा उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। पहला कॉन्सेप्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10 पे चलते हैं। जब मैंने इंडेस 12 का रिवीजन स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको बताया था करंट ईयर में हमारे पास एक इनकम या एक्सपेंडिचर है, हम कहते हैं करंट ईयर की इनकम या एक्सपेंडिचर है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं यस करंट ईयर की इनकम या एक्सपेंडिचर है। हमारे विचार भी सेम है और कोई भी टाइम का गैप नहीं है, तो डेफर्ड टैक्स के लिए वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि जो भी इंपैक्ट उसका अकाउंटिंग इनकम में आया है उसका वही इंपैक्ट टैक्सेबल इनकम में आ गया है और उसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। अगर कोई भी ऐसी इनकम है, ऐसा एक्सपेंडिचर है, हम कहते हैं इनकम या एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले कहते हैं यस इनकम या एक्सपेंडिचर है, लेकिन टाइम का गैप है, तो अपने लिए क्या बनेगा, टेम्परेरी डिफरेंस बनेगा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, एक इनकम है या एक्सपेंडिचर है, मैं कहता हूं इनकम या एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं ये एक्सपेंडिचर है ही नहीं कभी भी, ये इनकम है ही नहीं कभी भी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परमानेंट डिफरेंस बोलेंगे। हालांकि परमानेंट डिफरेंस कोई वर्ड नहीं होता, इधर टेम्परेरी डिफरेंस होता है, फिर टेम्परेरी डिफरेंस नहीं होता। अगर टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है तो उसके ऊपर हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है सर, आपका इफेक्टिव टैक्स चेंज हो जाता है, इफेक्टिव टैक्स रेट चेंज हो जाता है। ठीक, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि करंट ईयर में क्या हुआ, आपके टैक्स के रेट चेंज हो गए हैं, तो जो डेफर्ड टैक्स आपने ऑलरेडी किसी और रेट पे क्रिएट कर रखा था, अब आप उसे क्या करेंगे, रीस्टेट करेंगे नए रेट के हिसाब से। ऐसा भी हो सकता है कि करंट ईयर में कुछ इनकम ऐसी है आपकी जो कि रेगुलर टैक्स रेट के हिसाब से नहीं जा रही, डिफरेंट टैक्स रेट के हिसाब से जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कहता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दो वे से बन सकती है, या तो आप इफेक्टिव टैक्स रेट डिस्क्लोज कर सकते हैं, इफेक्टिव टैक्स का अमाउंट डिस्क्लोज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव वन है आपका स्टेटमेंट शो रिकंसिलिएशन ऑफ इफेक्टिव टैक्सेबल अमाउंट। आइए एक काम करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। मान के चलते हैं कि जो मेरी अकाउंटिंग इनकम है 1 लाख है, और इनकम टैक्स में जब मैं इस इनकम को लेके गया तो उन्होंने कहा आपकी इनकम कितनी है, 1 लाख। उन्होंने इनकम एक्सपेंडिचर चेक किया, उन्होंने कहा साहब ये बताइए ये जो डोनेशन है ये पे कर रखा, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल पे कर रखा है। कहते ये अलाउ कभी भी नहीं होगा, उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, फ्यूचर में वो कभी अलाउ नहीं होना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 30% मान लो टैक्स का रेट है, तो 33,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। अब करंट ईयर का प्रोविजन कितने से आ गया, 33,000 से। जब मैंने टेम्परेरी डिफरेंस देखा, सॉरी जब मैंने डिफरेंस आइडेंटिफाई किया तो पता लगा ये अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस है। अगर ये अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस है तो क्या इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स बनेगा, नहीं सर इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स नहीं बनेगा।
तो इफेक्टिवली क्या है, मैं यहाँ पे टैक्स ज्यादा पे कर रहा हूँ, मैं 33% के हिसाब से टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे दो वे से बन सकती है, एक अमाउंट के हिसाब से बन सकती है, एक आपका रेट के हिसाब से बन सकती है। पहले बात कर लेते हैं अमाउंट के हिसाब से। देखिए अमाउंट के हिसाब से वो कहता है कि आप क्या करेंगे, जो आपकी अकाउंटिंग इनकम है उसके ऊपर आप रेगुलर जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। 30,000 आ गया टैक्स अमाउंट ऑन अकाउंटिंग इनकम बाय यूजिंग द रेगुलर टैक्स रेट, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो टैक्स का अमाउंट है उस आइटम के ऊपर जो आपकी अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस है रेगुलर टैक्स के हिसाब से, कितना अमाउंट आ गया 3,000, टैक्स अमाउंट ऑन दोज आइटम विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ द टेम्परेरी डिफरेंस, प्लस माइनस टैक्स अमाउंट ऑन दोज आइटम विच इज कवर्ड अंडर डिफरेंट टैक्स रेट, या फिर आपका करंट ईयर में अगर टैक्स रेट चेंज हो तो उसका जो इफेक्ट आएगा। तो 33,000 अपना क्या आ गया, इफेक्टिवली एक्चुअल टैक्सेबल अमाउंट आ गया। तो हम एक्चुअल टैक्सेबल अमाउंट ये पे कर रहे हैं, ठीक। तो एक रिकंसाइल स्टेटमेंट बन जाएगी। इसे हम रेट के हिसाब से भी रिकंसाइल करके दिखा सकते हैं। रेट के हिसाब से कैसे रिकंसाइल करेंगे, कहता आप ये बताइए एक्चुअल टैक्स रेट कितना है, हमने कहा जी 30%, ठीक है जी। आप अदर देन टेम्परेरी डिफरेंस के ऊपर कितना टैक्स पे कर रहे हैं, हमने कहा जी 3,000। उससे क्या करेंगे, अकाउंटिंग इनकम के साथ कंपैरिजन करके रेट निकाल लेंगे। हमने कहा जी ये रेट आ गया आपका 3%। टैक्स रेट ऑन दोज आइटम विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ द टेम्परेरी डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इनकम, ध्यान रखना अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से, ठीक। कहता है टैक्स रेट ड्यू टू डिफरेंट टैक्स रेट ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इनकम, इफेक्टिव टैक्स रेट आ गया, कितना आ गया 33%। आप बेसिकली क्या करेंगे, इफेक्टिव टैक्स रेट को डिस्क्लोज करेंगे। चलिए जी सर, पॉइंट नंबर जो 11 है इसको भी हम पेंडिंग रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 12, सम रेलिवेंट इशू फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। इशू नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स ऑन पीपी रिवैल्यूएशन। सर हमने इसको तो डिस्कस कर लिया, आइए थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिफरेंट एंगल से डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक। मैं उसे रिवैल्यू करता हूं। जब मैं उसे रिवैल्यू करता हूं तो एक बार चलते हैं इंड AS 16 में। इंड AS 16 क्या कहता है, इंड AS 16 ये कहता है कि जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर रिवैल्यू करेंगे, अगर आपको गेन हुआ है तो गेन को कहां लेके जाएंगे आप, OCI के अंदर लेके जाएंगे, और अगर आपको लॉस हुआ तो उसे कहां लेके जाएंगे, P&L अकाउंट के अंदर, ठीक। एक बात और, जैसे मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसका कैरिंग अमाउंट है 10 लाख से। जब मैंने उसे रिवैल्यू किया तो जो रिवैल्यूड अमाउंट आया है वो मान के चलते हैं अपना 15 लाख से, ठीक। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो आपका 10% पर एनम है, और SLM मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू नहीं करते तो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर 1 लाख का डेप्रिसिएशन आता, अब डेप्रिसिएशन कितने से आएगा, सर डेप्रिसिएशन अब आपका आएगा 150 से, कितने से आएगा, डेप्रिसिएशन 150 से आएगा, ठीक। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो 150 का डेप्रिसिएशन है इसे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, और व्हाट अबाउट द 5 लाख रिवैल्यूएशन सरप्लस, इसे हम सेम मेंटेन कर लेंगे, या टू द एक्सटेंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट इज आपका 50,000, उतना अमाउंट कहां ट्रांसफर कर लेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर लेंगे। ये बात इंड AS 16 कहता है। आइए अब हम इंड AS 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को डिस्कस करते हैं। इंड AS 12 ये कहता है कि जब आप असेट को रिवैल्यू करेंगे, मींस आपका असेट का कैरिंग अमाउंट अगर टैक्स बेस से अलग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस है उसका जो भी डेफर्ड टैक्स का अमाउंट आएगा डिफरेंस की वजह से, उसे हम P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि उसका रूट क्या है, P&L रहा है। लेकिन अगर मैं इसे रिवैल्यू करता हूं तो जो 5 लाख है ये रूट कहां बनेगा, OCI में जाएगा। तो इसके ऊपर जो डेफर्ड टैक्स आएगा आपका 150, वो कहां चला जाएगा, आपका OCI में चला जाएगा। जो डेफर्ड टैक्स है वो कहां चला जाएगा, OCI में चला जाएगा। यहां तक की बातें भी डिस्कस हो गई है ऑलरेडी, ठीक। अब जब फ्यूचर में क्या होगा, डेप्रिसिएशन 150 के हिसाब से क्लेम होगा, तो एक तरीके से आपका 50,000 का रिवैल्यूएशन कम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। तो कहता है जब आप फ्यूचर में डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे तो इसकी वजह से जो डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट आएगा वो आप P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, उसे OCI के अंदर नहीं लेके जाएंगे। सर उसे हम OCI के अंदर क्यों नहीं लेके जाएंगे, इसलिए OCI के अंदर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि रिस्पेक्टिव आइटम डेप्रिसिएशन के रूप में कहां जा रही है, P&L में। कहां जा रही है, P&L में। तो आपका जो डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट है वो भी कहां जाएगा, P&L के अंदर जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 150 का क्या किया, DTL क्रिएट किया है, तो रिवर्सल ऑफ DTL फिर कहां चला जाएगा, आपका P&L में जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन P&L में जा रहा है। सर ये क्या बात हुई, रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप OCI के अंदर लेके जा रहे हैं तो DTL भी OCI के अंदर, और डेप्रिसिएशन अगर P&L है तो फिर डेफर्ड टैक्स का जो रिवर्सल है वो OCI के अंदर नहीं जाएगा। बेटा कैसी बातें कर रहे हैं आप। अब ये बताइए, मैंने पहले साल रिवैल्यू किया, जब रिवैल्यूएशन गेन हुआ कितने से आया, सर 5 लाख से। तो डेफर्ड टैक्स कितने से आएगा, सर 150 से। कितना इंपैक्ट आ गया, 350। नेक्स्ट ईयर क्या होगा,
50,000 से डेप्रिसिएशन जब इंक्रीज होगा तो टैक्स का इंपैक्ट कहां पे जाएगा? सर जहां पे ये आइटम गई है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिस्पेक्टिव आइटम को हम चेक करेंगे, अगर उसका रूट पीएनएल डेफर्ड टैक्स पीएनएल, रिस्पेक्टिव आइटम ओसीआई तो आपका डेफर्ड टैक्स भी ओसीआई, रिस्पेक्टिव आइटम अगर आपकी अदर इक्विटी तो डेफर्ड टैक्स भी आपका अदर इक्विटी में है। और मैंने कहा था इस बात को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अब हम और डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए नो डाउट इनिशियली क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में गया तो डेफर्ड टैक्स भी ओसीआई में जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्टिव आइटम इफेक्ट करी ओसीआई को, लेकिन इसका फर्दर इंपैक्ट डेप्रिसिएशन के रूप में है, तो डेफर्ड टैक्स भी कहां जाएगा सर? आपका डेप्रिसिएशन के साथ जाएगा, मींस पीएनएल में जाएगा। बन की बात? जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। सर एक बात बताओ, अगर रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो वो पीएनएल में जाएगा, डेफर्ड टैक्स कहां जाएगा? पीएनएल में। रिवैल्यूएशन गेन हुआ है तो कहां जाएगा सर? ओसीआई में। डेफर्ड टैक्स कहां जाएगा? ओसीआई में, क्योंकि रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कहां पे जाता है? पीएनएल में। तो आपका डेफर्ड टैक्स का रिवर्सल कहां जाएगा? पीएनएल में। यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो यहां पे इस इशू के साथ मैंने दो एग्जांपल करा रखे, एक एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल है, एक ये बड़ा एग्जांपल जिसमें मैंने 4 से 5 साल का डेटा ले रखा है। तो आप इस एग्जांपल को अच्छे से रेफर कर लें, और प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसमें ना कि आपका डेफर्ड टैक्स जैसे जब रिवैल्यू हुआ, एक सेकेंड, जब रिवैल्यू हुआ थर्ड ईयर में, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है अपना, तो वो आपका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ओसीआई में गया है, डेफर्ड टैक्स ओसीआई में गया है, तो नेट इंपैक्ट आपका कहां चला जाएगा? नेट इंपैक्ट आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर आ जाएगा। अब बच्चे कहते हैं सर एक बात बताओ, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर आपने नेट क्यों भेजा है? दोस्त एक बात पूछूं आपसे, सर पूछिए ना। आपकी इनकम हुई है रेगुलर, मान लो पीएनएल 1 लाख से, और टैक्स का खर्चा आपका 30,000 से, तो बैलेंस शीट में जो अमाउंट लेके जाएंगे 70,000 लेके जाएंगे, 1 लाख लेके जाएंगे? सर कैसी बातें करें, वहां तो 70,000 लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में नेट आइटम जाएगी, ये आपका अलग से टैक्स का खर्चा आपने क्लेम कर लिया। ऑन द सेम ट्यूनिंग, अगर ओसीआई में मेरे को गेन हुआ 1 लाख से और डेफर्ड टैक्स बना उसके ऊपर 30,000, तो बैलेंस शीट के अंदर तो क्या होगा? नेट अमाउंट जाएगा, ठीक। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर क्या आएगा? आपका नेट अमाउंट आएगा। चले आगे। जी सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखिए क्या होता है, मैंने 1 लाख का कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया, मान के चलते हैं कि इसमें जो डेट पोर्शन बना अपना वो 70,000 से बना है, और जो इक्विटी पोर्शन बना है वो अपना 30,000 से बना है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट डेट कितने से आएगा सर? 1 लाख से। तो इस केस में आज की लायबिलिटी फ्यूचर की इनकम कितनी? इनकम 70,000। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम कितनी? 1 लाख। तो मेरे को 1 लाख के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। 30,000 मेरे लिए क्या बन गया? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस के ऊपर मैं क्या करूँगा? डीटीएल क्रिएट कर लूंगा, ठीक। अब जो ये डीटीएल क्रिएट होगा आपका 9,000, हम इसे क्या करेंगे? हम इसे एडजस्ट करेंगे इस इक्विटी के अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर, ठीक। हम क्या करेंगे? इसे इस इक्विटी के एडजस्ट करेंगे अंडर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। एक बात और, हम इसके ऊपर फिर क्या करेंगे? इंटरेस्ट कॉस्ट लगाएंगे ईआईआर के हिसाब से, और जो इंटरेस्ट कॉस्ट उसे कहां लेके जाएंगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो जो डेबिट टैक्स इंपैक्ट कहां जाएगा? पीएनएल के अंदर। मैं इसका एक एग्जांपल जो मैंने दे रखा उसको कवर ही करा देता हूं। एक्स लिमिटेड इशूड 0 कूपन बॉन्ड ऑफ आपका ₹1 लाख एज एट 31 मार्च 21, विच आर रिटर्नेबल एट ₹1 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 24। हमें क्या करना है? पैसा वापस करना 1 अप्रैल 24 को, कितने से? 1 लाख से। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सच काइंड ऑफ लोन इज 10%। तो हम क्या करेंगे? 10% डिस्काउंट फैक्टर यूज करके आपका डेट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस अमाउंट इक्विटी बन जाएगा। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट एंड पास जनरल एंट्री अंडर आपका इंड AS 109 एंड 12, टैक्स रेट आपका 30% है। देखिए टोटल प्रोसीड्स आ गया, ये आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश के आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, डेट पोर्शन डिफरेंस इक्विटी पोर्शन आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू 0 कूपन बॉन्ड डेट पोर्शन आ गया, 0 कूपन बॉन्ड इक्विटी पोर्शन आ गया, और फिर इसमें से हम क्या करेंगे? आपका डेफर्ड टैक्स एडजस्ट कर देंगे, या फिर हम अलग अलग कैलकुलेट करके और फिर जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है उस पे उसे इक्विटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे। हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट चार्ज करेंगे, और इंटरेस्ट कॉस्ट कहाँ जाएगी? पीएनएल में। तो डेफर्ड टैक्स का जो रिवर्सल है लायबिलिटी का, उसका इंपैक्ट कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर ना। ये देखिए प्रॉपर वर्किंग, ये डिटेल क्रिएट है, ये रिवर्सल है। एक बार गो थ्रू कर लेने से एग्जांपल को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका शेयर बेस्ड पेमेंट है। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है, आप एम्प्लॉय को अगर एसबीपी इशू करते हो तो जिस दिन एम्प्लॉय
उस एसबीपी को एक्सरसाइज करेगा, मीन शेयर में कन्वर्ट कराएगा, हम उस दिन आपको क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे। ठीक, हम उस दिन क्या करेंगे, आपको एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे। अब जैसे मान लो हमने एक एसबीपी इशू किया और एक्सरसाइज प्राइस जो है वो आपका मान लो ₹15 है, तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि जब 3 साल के बाद ये एक्सरसाइज होंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उसके बेस पे आप खर्चा क्लेम कर लेंगे। मीन्स जो भी शेयर की वैल्यू होगी उसमें से आप एक्सरसाइज प्राइस को माइनस कर देंगे और जो डिफरेंस होगा उसे आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेंगे। ठीक, अब क्योंकि हमें अल्टीमेट जो अमाउंट का क्लेम मिलेगा वो मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उतने अमाउंट का जितना आपका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर रहेगा ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक, इंट्रिंसिक वैल्यू हम कह सकते हैं एक तरीके से, उसके बेस पे हमें क्या मिलेगा, खर्चा क्लेम मिलेगा। ठीक, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट बनता है उसके बेस पे यहाँ पे टैक्स बेस रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, और क्योंकि अल्टीमेट हमें यही खर्चा क्लेम होना है फ्यूचर में जाके। ठीक, तो अपने लिए क्या बन जाएगा, फ्यूचर में खर्चा क्लेम हो जाएगा इनकम टैक्स में, तो डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस के ऊपर हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। देखिए, अगर मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर की बात करूं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना कैरिंग अमाउंट जीरो आ जाएगा, क्योंकि जैसे हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को इनकर्ड करेंगे करंट ईयर में उसे पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, तो कैरिंग अमाउंट नील आ गया। जी सर, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक ईयर में वो अमाउंट अलाउड है। जैसे मान लो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको 5 ईयर में अमाउंट अलाउड है, हमने क्या किया 1 लाख पूरा क्लेम कर लिया, तो कैरिंग अमाउंट नील आ गया। टैक्स बेस कितने से आ जाएगा, इनकम टैक्स वालों ने पहले साल मान लो आपको 20,000 का अमाउंट अलाउ किया, तो 80,000 बच गया, 80,000। फ्यूचर में मैं बोलूंगा मेरा एक्सपेंडिचर कितना, जीरो, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे आपका एक्सपेंडिचर 80,000, तो 80,000 जो है वो फ्यूचर में मेरे को एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे, तो मेरे लिए क्या बन गया, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, इसके ऊपर क्या बन जाएगा, डीटी बन जाएगा। अगर मान लो मैंने कोई R&D एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है 5 लाख का, और बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग मैं इसे 10 ईयर में एज ए डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, इसके ऊपर एमोटाइजेशन करूंगा। ठीक, और मान लो ईयर 0 पे रेडी हो गया सेट, तो ईयर 1 पे कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा होगा, 450। लेकिन इनकम टैक्स वाले ने बोला कि साहब ये जो अमाउंट है पूरा पूरा आपको हम करंट ईयर में अलाउ कर देंगे, तो मेरा टैक्स बेस कितना बन गया, सर नील। आज के सेट फ्यूचर का खर्चा मैं बोलूंगा 450 का खर्चा, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे आपका खर्चा जीरो, तो वो क्या करेंगे, इसे डिसअलाउ कर देंगे। मेरे लिए क्या बन गया, ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, इसके ऊपर क्या बन जाएगा आपका, डीटीएल बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसके ऊपर आपका, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एम्प्लॉय बेनिफिट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंड AS 19, लेकिन इनकम टैक्स वाले उसे अलाउ करते हैं पेमेंट बेस के हिसाब से, तो इस केस में आपका टेम्पररी डिफरेंस आ जाएगा, इसके ऊपर क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एज पर इंड AS 19 अगर मैं बात करूं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट की, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट की, तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट में जो डिफाइन आपका बेनिफिट ऑब्लिगेशन है उसमें जो रीमेजरमेंट गेन और लॉस है वो ओसीआई में जाता है, डेफर्ड टैक्स भी कहां पे जाएगा, फिर आपका ओसीआई में जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लीज के केस में क्या होता है, अगर मैं लेसी की बुक्स की बात करूं तो लेसी बुक्स में हम लोग क्या करते हैं, एक आरओ एसेट क्रिएट करते हैं और एक आपका लीज लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में सर जब अमाउंट पे करते हैं उसके हिसाब से खर्चा लागू होता है, तो यहां पे आपका जैसे आरओ एसेट की बात कर लेते हैं, आरओ एसेट में मान लो कैरिंग अमाउंट आया अपना 1 लाख, टैक्स बेस नील, तो फ्यूचर में क्या होगा, मैं बोलूंगा 1 लाख का खर्चा इनकम टैक्स वाले डिसअलाउ कर देंगे, तो मेरे लिए क्या बन गया, ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस डीटीएल आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं लीज लायबिलिटी की बात करूं तो आज की लायबिलिटी फ्यूचर की इनकम, मान लो मेरी लीज लायबिलिटी ईयर एंड पे 80,000 है, मैं बोलूंगा फ्यूचर में 80,000 की इनकम, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे फ्यूचर में आपकी इनकम जीरो, तो 80,000 मेरे लिए क्या बन गया, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा आपका, डीटीए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर लेसर की बुक्स की बात करें तो लेसर के केस में क्या होता है, हम फाइनेंस लीज के केस में डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं सेट को, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट वाले कहते हैं कि जब आपका अमाउंट रिसीव होगा तो आप इसे क्या करेंगे, एज ए इनकम मान के चलेंगे, मतलब आप असेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आपके जो भी डिफरेंस बनेंगे उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स क्रिएट हो जाएगा। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे, क्या होता है, एक कंपनी है पी लिमिटेड, एक कंपनी है एस लिमिटेड। पी कंपनी एस कंपनी को क्या करती, कंट्रोल करती है। अगर कंट्रोल करती है तो पी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। अब मान के चलते हैं कि पी के पास एक इन्वेंट्री होती है 100 रुपीज की, उसने क्या किया, उस इन्वेंट्री को एस को सेल कर दिया आपका 120 पे,
कितने में सेल कर दिया, 120 पे। जब उसने उसको 120 पे सेल किया तो एस की बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री वो कितनी से आ रही होगी सर, उसकी कॉस्ट के हिसाब से, और एस की कॉस्ट कितनी है सर 120, और यहां पे पी ने प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड कर रखा होगा 20। अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आता है जब एक कंपनी ग्रुप के अंदर दूसरी कंपनी गुड्स सेल करती है और वो गुड्स क्या है आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे सेल होते हैं और वो अनसोल्ड रहते हैं। अब यहां पे अनसोल्ड है तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इन्वेंट्री को यहां पे लेके आएंगे तो 20 से इन्वेंट्री कम करनी पड़ेगी और यहां पे 20 से प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, या अगर सब्सिडी गुड्स बेचे हैं तो पेरेंट की इन्वेंट्री कम हो जाएगी और आपका सब्सिडी के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अब क्योंकि यहां पे असेट में अमाउंट रिड्यूस हो गया, अगर यहां पे अमाउंट रिड्यूस हो गया असेट के केस में, इनकम टैक्स में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन के अंदर क्या हुआ, इन्वेंट्री 100 की आ रही है और इनकम टैक्स में जो टैक्स बेस है वो तो स्टैंडर्ड लोन की बात करता है 120 आ रहा है इन्वेंट्री, तो यहां पे क्या बनेगा, देखिए यहां पे टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स बन जाएगा। मैं कहता हूं फ्यूचर में 100 का खर्चा, इनकम टैक्स वाले कहते हैं 120 का एक्सपेंडिचर, तो इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे, मेरे को एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे, तो मेरे लिए क्या बन गया डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इसके ऊपर क्या बन जाएगा आपका डीटीए बन जाएगा। ठीक, चलिए एक बात और ध्यान रखना, कंसोलिडेशन के अंदर जो भी आपका कैरिंग अमाउंट चेंज होता है उसके ऊपर आप क्या करेंगे, कंसोलिडेशन में डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट लेंगे, प्रोवाइडेड वो जो आपका अमाउंट चेंज होता है वो टेम्परेरी डिफरेंस है। मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, इनकम टैक्स वाले मेरे को कहते हैं कि आपको अगले 5 ईयर तक कोई टैक्स पे नहीं करना, अगले 5 ईयर तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना, इसे हम बोलते हैं टैक्स हॉलिडे पीरियड, इसे हम क्या बोलते हैं टैक्स हॉलिडे पीरियड। टैक्स हॉलिडे पीरियड में डेफर्ड टैक्स कैसे क्रिएट करेंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा, इसके बारे में आपका इंडिया 12 साइलेंट है, लेकिन इंस्टीट्यूट की साइड से जो रिकमेंडेशन आई थी वो रिकमेंडेशन आई थी कि जैसे AS22 हम ट्रीटमेंट करते हैं सेम ट्रीटमेंट करेंगे। वो ट्रीटमेंट क्या है, देखिए टैक्स हॉलिडे पीरियड का मतलब है वो टाइम पीरियड जहां पे एंटिटी को टैक्स पे नहीं करना। अब जैसे मान लो ये अपना ईयर 1 है और ईयर 5 तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना, कहते हैं अगर कोई भी टेम्परेरी डिफरेंस अराइज होता है ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड और उसका रिवर्सल भी होता है ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड, तो अल्टीमेट टैक्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आना, क्योंकि अगर मान लो टैक्सेबल इनकम यहां बढ़ेगी तो यहां पे कम हो जाएगी रिवर्सल की वजह से, या वाइस वर्सा, तो अल्टीमेट इसका कोई इंपैक्ट नहीं आना, तो इसके ऊपर आप डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा टेम्परेरी डिफरेंस जो अराइज होता है ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड और उसका रिवर्सल होता है आफ्टर टैक्स हॉलिडे पीरियड, तो उसका फ्यूचर में टैक्स का इंपैक्ट आएगा, इसलिए आप क्या करेंगे उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स क्रिएट कर लेंगे। ठीक, एक बात को ध्यान रखेंगे, जब आप टेम्परेरी डिफरेंस का रिवर्सल एडजस्ट कर रहे होंगे तो आप फीफो मेथड लगाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स ड्यूरिंग टैक्स हॉलिडे पीरियड। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अनयूज टैक्स लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। आइए एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि अगर आपको बिजनेस के अंदर लॉस होता है तो आप उस लॉस को कुछ ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें इस बार 5 लाख का लॉस हुआ है, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि आप इस लॉस को क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब मैं इस लॉस को जब कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो फ्यूचर में जो भी टैक्सेबल इनकम होगी मैं उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लूंगा। जैसे मान लो फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम 8 लाख है तो मैं क्या करूंगा 5 लाख एडजस्ट कर लूंगा, और जब मैं 5 लाख एडजस्ट करूंगा तो 3 लाख के ऊपर मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर ये लॉस नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं होता, तो मेरे को फिर टैक्स 8 लाख के ऊपर पे करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे को फ्यूचर में 5 लाख की टैक्सेबल इनकम में बेनिफिट मिल जाएगा, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी तो मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो मेरे लिए क्या बन गई डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा डीटीए क्रिएट कर दूंगा। लेकिन डीटीए क्रिएट हम तभी करते हैं जब प्रूडेंट कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाता है। अब प्रूडेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी जिसके हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। अब अगर एंटिटी के पास ऑलरेडी लॉस है तो हम कैसे मान लेंगे कि फ्यूचर में आपके पास टैक्सेबल इनकम होगी जिसके हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। कहता है इसके लिए एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, कन्विंसिंग एविडेंस देने पड़ेंगे कि फ्यूचर में उसके पास टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक, मान के चलते कि अपने पास कन्विंसिंग एविडेंस सिर्फ 4 लाख के है कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी, तो हम क्या करेंगे 4 लाख के ऊपर ही डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, और हर ईयर एंड पे रिव्यू करते चलेंगे। एक बात और, हम अल्टीमेट डेफर्ड टैक्स एसेट 5 लाख पे कैलकुलेट करेंगे लेकिन रिकॉर्ड 4 लाख पे करेंगे, और जो 1 लाख पे डेफर्ड टैक्स एसेट हमने कैलकुलेट किया रिकॉर्ड नहीं किया उसे नोट्स फॉर्म में डिस्क्लोज कर देंगे। इशू नंबर 10। अच्छा, इसमें एक बात और, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है। जैसे मान लो एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो बिजनेस इनकम हुई है वो आपका 2 लाख हुई है,
लेकिन जो डेप्रीसिएशन है वो मान लो आपका 750 है। तो हम मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना क्लेम कर पाएंगे, 2 लाख। 550 अपने लिए क्या बनेगा, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जिससे हम फ्यूचर में जब इनकम होगी उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आपका क्या बनता है, डीटीए बनता है। और रिकॉर्ड तभी करेंगे जब इस बात की कन्विंसिंग एविडेंस होगी कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट हम इसे एडजस्ट कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास बिजनेस इनकम जो है वो आपका है ही नहीं, लॉस अपने पास कितने का, मान लो 350 का। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 350 प्लस 750 11 लाख के ऊपर डेबिट टैक्स एसेट क्रिएट कर लेंगे, प्रोवाइडेड इस बात की कन्विंसिंग एविडेंस हो कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट हम इसे एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अगर मैं इसे सेल करता हूं, मैं इसे अगर सेल करता हूं तो कैपिटल गेन लगता है, और कैपिटल गेन का जो रेट है वो अलग है। अगर मैं इसे बिजनेस में यूज करता हूं तो फिर ये पीजीबीपी के अंदर इनकम के अंदर आ जाती है। ठीक है, आपने इनकम टैक्स के अंदर ये सारे प्रोविजन पढ़ रखे होंगे। तो बिजनेस इनकम के हिसाब से मेरे को फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक, कहता है अगर एक असेट के अलग अलग यूज है तो फिर आप टैक्स का रेट कौन सा लगाओगे। मान लो कैपिटल गेन के ऊपर एक टैक्स का रेट है और रेगुलर इनकम के ऊपर अलग टैक्स का रेट है। कहता है आप ये देखेंगे कि आप असेट को अल्टीमेटली कैसे यूज करने वाले हैं और उस यूज की वजह से टैक्स का क्या इफेक्ट आने वाला है, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक, एक कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सेशन का। कहते हैं जैसे मान लो आपके पास असेट 1 लाख की है, ठीक है जी, और इनकम टैक्स में भी असेट 1 लाख की है, और आपकी इंटेंशन इसे आप बेचेंगे और ये असेट मान लो इंडेक्स के अंदर आती है। ठीक, तो फिर आप क्या करेंगे उस केस में, जो टैक्स बेस कैलकुलेट करेंगे तो वो फिर आप इंडेक्सेशन वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहाँ पे रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करें और यहाँ पे आपका इंडेक्सेशन हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे रिवोल्यूशन के हिसाब से जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो इंडेक्सेशन के हिसाब से वैल्यू आएगी। सो बात की एक बात ये है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, आइदर आपका कॉस्ट मॉडल या रिवोल्यूशन मॉडल। और इनकम टैक्स के हिसाब से अगर इंडेक्सेशन है तो आप इंडेक्सेशन के हिसाब से क्या करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। इंडेक्सेशन नहीं तो फिर आप नॉर्मल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अगर सलम सेल है तो उस केस में इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है, जैसे 14 में रीड भी करा देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स डिपेंड इन द मैनर इन विच एसेट इज बीइंग यूज्ड। इट मींस इफ डिफरेंट टैक्स रेट इज एप्लीकेबल ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन देन फॉर डेफर्ड टैक्स यूज दैट रिस्पेक्टिव टैक्स रेट ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंशन ऑफ द एंटिटी फॉर यूज द एसेट। मतलब जिस बेस पे एसेट को एंटिटी यूज करेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। देखिए इनकम टैक्स में इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम एसेट को इंपेयर्ड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, एसेट का कैरिंग अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। अब कैरिंग अमाउंट रिड्यूस होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो 1 लाख का अपना कैरिंग अमाउंट है और 1 लाख का टैक्स बेस है। 1 मिनट, ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का इंपैक्ट दिखाऊंगा आपको। अब 30,000 से एसेट इंपेयर्ड होगी तो कैरिंग अमाउंट रिड्यूस हो गया, बट इनकम टैक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। आज के सेट फ्यूचर का खर्चा तो मैं बोलूंगा 70,000 का खर्चा, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे नहीं जी 1 लाख का एक्सपेंडिचर हम आपको अलाउ करेंगे। तो इनकम टैक्स वाले 30,000 का मेरे को एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे, जिसकी वजह से मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। मेरे लिए डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, डीटीए। तो इंपेयरमेंट की वजह से क्या होता है, सर का कैरिंग अमाउंट कम हो जाता है, बट इनकम टैक्स में टैक्स बेस कम नहीं होता और फ्यूचर में डेप्रिसिएशन के रूप में इनकम टैक्स वाले अलाउ करते हैं। तो फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम कम होगी तो क्या बनेगा, आपका डीटीए बन जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस। देखिए फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस की वजह से अगर असेट या लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट चेंज होता है और इनकम टैक्स में मान लो वो अलाउड या डिसअलाउड नहीं है आपका फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस, मींस वो टैक्स बेस में उसका इंपैक्ट नहीं ले रहे, तो उस केस में क्या होगा, कैरिंग अमाउंट चेंज होने की वजह से डेफर्ड टैक्स आ जाएगा। ठीक, अभी बीच में ये कुछ कॉन्सेप्ट इनको अभी पेंडिंग रखते हैं, आप आएंगे इशू नंबर 21 पे, डेफर्ड टैक्स इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। पी लिमिटेड ने क्या किया, एस लिमिटेड के 100% शेयर एक्वायर कर लिए और 100% शेयर एक्वायर करने की वजह से क्या आ गया, कंट्रोल आ गया। अब जिस दिन कंट्रोल एक्वायर किया ये कहलाएगी डेट ऑफ एक्विजिशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन आपका IFRS 3 अप्लाई होगा। ठीक, एज पर IFRS 3 हम लोग क्या करेंगे, पीसी पेड का कंपैरिजन करेंगे विद आपका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट एट फेयर वैल्यू। ठीक, मान लो हमने पीसी का अमाउंट पे किया यहाँ पे 10 लाख से, और जो आइडेंटिफाइबल, क्योंकि यहाँ पे NCI है नहीं, 100% शेयर एक्वायर करके आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है, उसकी फेयर वैल्यू मान लो आपका
8 लाख है, ये है फेयर वैल्यू कितनी 8 लाख। तो डिफरेंस आपका गुडविल आ जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ द आपका इंड AS 103, IFRS 3 मतलब इंड AS 103, ठीक। तो डिफरेंस आपको गुडविल आ गया। बात सुना ध्यान से। अब जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है और शेयर एक्वायर किए जाते हैं तो यहां पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट होता है एक्वायरी कंपनी को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। बट इनकम टैक्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि वो फेयर वैल्यू पे से कंसीडर करें। तो इनकम टैक्स में आपका जो टैक्स बेस है वो अलग आएगा। अब टैक्स बेस अलग होने की वजह से क्या करेंगे, आप डेफर्ड टैक्स क्रिएट करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो पी ने क्या किया, एस का बिजनेस एक्वायर कर लिया, और जब बिजनेस एक्वायर किया तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर की कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, बट एज पर आपका इंड AS 103 आप क्या करेंगे, फेयर वैल्यू पे कंसीडर करेंगे, तो जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाएगा और उस डिफरेंस के ऊपर आप क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स क्रिएट करेंगे। मान लो जो टैक्स बेस है वो आपका 650 है। टैक्स बेस कितना 650। देखिए मैं कहता हूं आज के सेट फ्यूचर का एक्सपेंडिचर कितना 8 लाख, इनकम टैक्स वाले कहते हैं 650 का एक्सपेंडिचर हम आपको अलाउ करेंगे। तो वो क्या करने वाले हैं, इनकम टैक्स वाले 150 का एक्सपेंडिचर हमें डिसअलाउ कर देंगे फ्यूचर में। तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, जिसके ऊपर मैं क्या करूंगा, DTL क्रिएट कर लूंगा। यहां पे आपका DTL कितने से आ जाएगा, 45,000 से। अब पीसी पेड का अमाउंट कितने से, सर 10 लाख से। आइडेंटिफाइबल नेट असेट एट फेयर वैल्यू एक्सक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स कितने से है, 8 लाख माइनस 45,000 का आप क्या करेंगे, इसके साथ DTL एडजस्ट कर देंगे, ठीक। तो ये अमाउंट कितने से आ गया, सर ये अमाउंट आ गया 8 लाख माइनस 45,000, 7,55,000। तो इस बार गुडविल कितने से आ गई, सर गुडविल आ गई 245 से। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, असेट और लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे कंसीडर करेंगे, जबकि इनकम टैक्स में टैक्स बेस अलग रहेगा। तो जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर हम डेफर्ड टैक्स क्रिएट कर लेंगे। एक बात और, अब यहां पे जो गुडविल आई है इसके ऊपर हम कभी भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या, उसका रीजन ये है कि जैसे मान लो अगर मैं इसके ऊपर 245 के ऊपर DTL क्रिएट करता हूं, तो 245 इंटू 30% कितना आ गया, सर 73,500। तो मेरी नेट एसेट कितने से आ जाएंगी, सर 10 लाख 755 माइनस 73,500 681,500 से फिर जो डिफरेंस आएगा ये गुडविल पर क्या आ जाएगी, फिर उस गुडविल के ऊपर फिर से मैं डिटेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो हर बार जो भी DTL आएगा उसकी वजह से गुडविल बढ़ेगी, उसके ऊपर वजह से फिर DTL बढ़ेगा। तो ये चलता रहेगा। इसलिए इसको रोकने के लिए इंड AS 12 ये कहता है कि अगर गुडविल है तो उसके ऊपर आप DTL क्रिएट नहीं करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिया। इशू नंबर आपका 21, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट है कि DTL क्रिएट नहीं होगा इस गुडविल के ऊपर, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और साथ में एक कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप आएंगे पॉइंट नंबर 11 पे, कॉन्सेप्ट नंबर 11 पे, जो कि अपना पेंडिंग है, ठीक। देखिए इंड AS 12 ये कहता है आप कोई भी DTA या DTL क्रिएट नहीं करेंगे। आप DTA या DTL क्रिएट नहीं करेंगे उस आइटम के ऊपर जिस आइटम को जब आप इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट या एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और उस आइटम में इनिशियली डिफरेंस है इनकम टैक्स के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो हमने क्या किया, एक PP परचेज कर ली कैश में 1 लाख की। अब इनकम टैक्स वाले तो इसका डेबिशन अलाउ करेंगे नहीं क्योंकि आपने कैश में पेमेंट की है 1 लाख की, ठीक। तो इनकम टैक्स में खर्चा कभी भी अलाउ नहीं होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, परमानेंट डिफरेंस बोलेंगे। इसके ऊपर हम DTL क्रिएट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो हमने साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर क्या किया, 50,000 का एक्सपेंडिचर इनकम कर दिया। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हम आपको 150% अलाउ करेंगे, तो उन्होंने 75,000 का अमाउंट अलाउ कर दिया। तो 25,000 का अमाउंट जो है ये एक ऐसा डिफरेंस है जो इनिशियल डिफरेंस, इसके ऊपर हम DTL क्रिएट नहीं करेंगे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कहता है आप DTL क्रिएट नहीं करेंगे हर उस आइटम के ऊपर जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट में और आपका टैक्स बेस में इनिशियल डिफरेंस आ रहा है। लेकिन इस एक्सक्लूजन का एक एक्सेप्शन ये है कि अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में ऐसा आ रहा है तो आप उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स क्रिएट कर लेंगे। मतलब सर, मतलब ये है अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो वहां पे भी इनिशियल डिफरेंस आ रहा है एज पर इनकम टैक्स और एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन वहां पे हम लोग क्या करेंगे, DTL क्रिएट कर लेंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट नंबर 11, इंड AS 12 exclude deferred tax on the following item. Exclusion: no DTL be recognized on taxable temporary difference arise from initial recognition of the goodwill in case of business combination, ये अभी डिस्कस किया था, और initial recognition of asset or liability जिसमें जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है और शुरू से ही क्या है डिफरेंस आ रहा है, ठीक। यहां पे DTL लिखा है, यहां पे गुडविल वाली बात नहीं लिखी।
फिक्स एसेट परचेज फॉर मोर देन आपका 10,000 इन कैश, ये एग्जांपल है। शेयर इशू एक्सपेंडिचर आ गया, डिसअलाउड अमाउंट ऑफ डोनेशन आ गया। इन केस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च असेट ऑन विच डेविएशन अलाउड मोर देन 100%, जैसे डिसअलाउड ऑफ डोनेशन है। अब ये डोनेशन कभी भी अलाउ नहीं होगा, डिसअलाउड ऑफ पेनल्टी है वो कभी भी अलाउ नहीं होगा, तो इनके ऊपर डेफर्ड टैक्स नहीं क्रिएट होगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एंटिटी कवर्ड अंडर मैट। एंटिटी कवर्ड अंडर मैट एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। देखिए इनकम टैक्स में एक बुक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आता है। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि आप क्या करेंगे, जो बुक प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर रेगुलर टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जो भी हायर टैक्स होगा उसको आपको पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो बुक प्रॉफिट आया 5 लाख से, और जो टैक्सेबल इनकम आई मान लो वो आई अपनी 1 लाख। रेगुलर टैक्स रेट अपना 30% है, और जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के अकॉर्डिंग मेट का जो रेट है वो मान के चलते अपना 18% है। तो यहाँ पे टैक्स कितना बना सर 90,000, और यहाँ पे टैक्स कितना बना सर 30,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना 90,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपने रेगुलर टैक्स के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है। ठीक, तो जो एक्स्ट्रा टैक्स आपने पे किया है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो आपके लिए क्रेडिट बन जाएगा। क्रेडिट का मतलब क्या है कि फ्यूचर में टैक्स क्रेडिट का मतलब है फ्यूचर में जब आपका रेगुलर टैक्स ज्यादा बनेगा इन कंपैरिजन टू मैट, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 750 होती है, और बुक प्रॉफिट मान लो आपका होता है 8 लाख। तो अब यहां पे टैक्स कितना बना सर 750 पे 30% सर 225, और मैट में सर 8 लाख इंटू 18% 144। तो ये डिफरेंस कितने से आ गया सर 225। आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन हम क्या करेंगे क्रेडिट एडजस्ट कर लेंगे। कितना डिफरेंस बिटवीन 2 एंड जो ऑलरेडी अपने पास क्रेडिट है, 225 माइनस 144, ये 60,000 का पूरा पूरा क्या होगा क्रेडिट यूटिलाइज हो जाएगा इसके अगेंस्ट ना। तो हमें जो टैक्स पे करना पड़ेगा 225 माइनस 60 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ठीक, 165। आइए अब यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस करते हैं। अगर कंपनी मैट के अंदर भी टैक्स पे करती है तो उस केस में डेफर्ड टैक्स को हम रेगुलर टैक्स रेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हम उस केस में भी क्या करेंगे, जो डेफर्ड टैक्स है उसे रेगुलर टैक्स रेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। एक बात और, जो मैट क्रेडिट है उसे हम क्या करेंगे डीटीए के अंदर एज ए सेपरेट आइटम दिखाएंगे, चाहे पीएनएल की बात हो या बैलेंस शीट की बात हो। कंपनी कवर्ड अंडर मैट, ये आप रीड कर लेना। आइए अगर मान लो टैक्स रेट में कोई चेंज होता है तो इसे हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानेंगे, और इसका इंपैक्ट कैसे लेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे। कई बार क्या होता है एंटिटी का स्टेटस चेंज हो जाता है या फिर शेयर होल्डर का स्टेटस चेंज हो जाता है। जैसे मान लो पहले कंपनी जो है उसके शेयर होल्डर सारे फॉरेनर थे, अब वो इंडियन हो गए हैं, तो उसकी वजह से स्टेटस चेंज होने की वजह से टैक्स का इंपैक्ट आ गया। तो कहता है शेयर होल्डर के स्टेटस चेंज होने की वजह से या कंपनी के स्टेटस चेंज होने की वजह से अगर टैक्स में कोई चेंज आता है तो उसका इंपैक्ट आप प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे, और चेक करेंगे कि जो चेंज आया है वो किन किन रिस्पेक्टिव आइटम पे। अगर रिस्पेक्टिव आइटम का रूट पीएनएल है तो आपका टैक्स इंपैक्ट भी आपका पीएनएल में जाएगा। रिस्पेक्टिव आइटम का रूट ओसीआई है या आपका अदर इक्विटी है तो टैक्स इंपैक्ट भी आपका ओसीआई या अदर इक्विटी के अंदर जाएगा। ठीक, इंडेस 101 बात करता है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेस की। इंडेस 101 ने दो लिस्ट दे रखी है। एक लिस्ट है मैंडेटरी एक्सेप्शन की, जो भी आइटम है मैंडेटरी एक्सेप्शन में है उनमें हम प्रोस्पेक्टिव जाएंगे। एक लिस्ट है ऑप्शनल एग्जाम्पशन की। ऑप्शनल एग्जाम्पशन में जो आइटमें दे रखी है उसमें हम या तो रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे या प्रोस्पेक्टिव जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी आइटम मैंडेटरी एक्सेप्शन एंड ऑप्शनल एग्जाम्पशन में नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे। इंडेस 101 की मैंडेटरी एक्सेप्शन और ऑप्शनल एग्जाम्पशन में की लिस्ट में आपका डेफर्ड टैक्स कवर नहीं, मींस इंडेस 12 कवर नहीं, तो हम इंडेस 12 को क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन डेट पे जो भी ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स है उसे रिकैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडेस 12, और जो आइटम है इंडेस 12 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होनी थी बट रिकॉर्ड नहीं करके उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम कहां लेके जाएंगे, रिटेन अर्निंग के अंदर लेके जाएंगे। इश्यू नंबर 20 जो है इसे हम अभी पेंडिंग रखेंगे, इसको हम कवर करेंगे आफ्टर इंडेस
101 इंडेस 101 का जब रिवीजन कराऊंगा ना मैं आपको, तो इसको मैं वहां पे कवर करूंगा। ठीक, ये वाला पॉइंट अपना डिस्कस हो गया था कि सीएफएस के अंदर जब हम लोग क्या करें, कंसोलिडेशन करेंगे, मतलब सीएफएस जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें असेट और लायबिलिटी का अगर कैरिंग अमाउंट चेंज होता है, इनकम टैक्स में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन, तो हम क्या करेंगे, सीएफएस में डेफर्ड टैक्स क्रिएट कर लेंगे उन आइटमों के ऊपर जो कि टेम्परेरी डिफरेंस नेचर की है। ठीक, एक प्यारी सी बात और समझेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम कंसोलिडेशन बनाते हैं तो जैसे डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद सब्सिडरी कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट हुए हैं तो हम उन्हें मर्ज कर लेते हैं। सब्सिडरी कंपनी के यहाँ पे असेट अगर इंक्रीज हुई तो उसे हम मर्ज कर लेते हैं। तो जब हम सब्सिडरी कंपनी को यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं तो ड्यू टू कंसोलिडेशन सम टेम्परेरी डिफरेंस अराइज, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम डेफर्ड टैक्स क्रिएट करते हैं। अगर वो जो टेम्परेरी डिफरेंस है वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो डीटीएल क्रिएट होता है, और अगर वो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो आपका डीटीए क्रिएट होता है। अब इंडेस 12 ये कहता है अगर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है तो आप डीटीएल क्रिएट नहीं करेंगे अगर दो कंडीशन क्वालिफाई होती है। पहली कंडीशन, जो भी सब्सिडरी कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट है, उसके टेम्परेरी डिफरेंस का जो रिवर्सल है उसकी टाइमिंग है उसे पेरेंट कंपनी कंट्रोल करती है, इन्वेस्टर कंपनी कंट्रोल करती है। एंड सेकंड कंडीशन, नियर फ्यूचर में वो रिवर्सल नहीं होगा, नियर फ्यूचर में वो रिवर्सल नहीं होगा, तो उस केस में हम उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे। आपका इश्यू नंबर 23 देखिए, द पेरेंट इन्वेस्टर, ज्वाइंट वेंचर और ज्वाइंट ऑपरेटर इज एबल टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ द रिवर्सल ऑफ द टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक, एंड इट इज प्रोबेबल दैट द टेम्परेरी डिफरेंस विल नॉट रिवर्स इन द फोर्सेबल फ्यूचर, नियर फ्यूचर में उसे रिवर्स नहीं करेंगे, तो उस केस में हम डीटीएल क्रिएट नहीं करेंगे, उस केस में हम डीटीएल क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक, इश्यू नंबर 24 जो है ये आपका इंडिया में अप्लाई नहीं है, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है, उसे ईयर 1 में प्रॉफिट हुआ है और ईयर 2 में उसको लॉस हो गया, तो उस केस में ना जो उसने यहाँ पे टैक्स पे किया था उसको रिफंड मिल जाता है। इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड एडजस्टमेंट। जैसे हम अपने यहाँ पे क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं लॉस को, तो अगर बैकवर्ड एडजस्टमेंट है लॉस की तो उसमें उसे रिफंड मिल जाता है, लेकिन डेफर्ड टैक्स के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इश्यू 25 इंडिया में अप्लाई नहीं होता। कुछ कंट्री के अंदर क्या होता है, अगर कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उतनी इनकम के ऊपर कम रेट से टैक्स अप्लाई होता है, बट डेफर्ड टैक्स के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसको भी आप रीड कर लेना। अब बात करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की। देखिए, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना। इंडेस 12 ये कहता है कि आप क्या करेंगे, जो भी टैक्स के कंपोनेंट है, टैक्स का खर्चा है, इनकम है, जिसमें करंट ईयर का प्रोविजन है, डेफर्ड टैक्स है, टैक्स क्रेडिट है, आपका मैट है, आप उसे क्या करेंगे, अलग अलग दिखाएंगे, मतलब कंपोनेंट को आप डिस्क्लोज करेंगे। ठीक, अगर कोई टैक्स का इंपैक्ट आपका ओसीआई में आया है या अदर इक्विटी में आया तो उसे आप क्या करेंगे, अलग से डिस्क्लोज करेंगे। जो रिलेशनशिप आपका टैक्स एक्सपेंडिचर और अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर मान लो टैक्स रेट में कोई चेंज हुआ है या स्टेटस ऑफ शेयर होल्डर में चेंज होने की वजह से कोई इंपैक्ट आया तो उसका इंपैक्ट आप कैसे लेंगे, प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे, और उसे आप क्या करेंगे, फैक्ट को डिस्क्लोज करेंगे। फैक्ट को आप क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। प्रोस्पेक्टिव बेस पे इंपैक्ट लेंगे, इस बात को हमने पहले डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे हम डिस्कस करें कि आप उस फैक्ट को क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। अगर मान लो डेफर्ड टैक्स एसेट आपने रिकॉर्ड नहीं की ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप बताएंगे कि डेफर्ड टैक्स एसेट इतनी है बट हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक, फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे। अगर मान लो कोई कॉन्टिजेंसी है तो आप उसके फैक्ट सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। अगर कोई डेफर्ड टैक्स आपने रिकॉग्नाइज किया है बेस्ड ऑन फ्यूचर टैक्सेबल इनकम, तो आप क्या करेंगे, उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। टैक्स एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द गेन और लॉस ऑन द डिसकंटिन्यूअस अलग से दिखाएंगे आप। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी वजह से कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस आया, हालांकि इंडिया में अप्लाई नहीं है ये वाला पॉइंट, तो आप उसे क्या करेंगे, अलग से डिस्क्लोज करेंगे। चलिए जी, इसी के साथ इंडेस 12 का रिवीजन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।